स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति कड़वाहट से मुस्कुराए बिना न रह सकी। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि चेतन तुमसे कुछ नहीं चाहता? तुम बहुत ज्यादा उलझ गई हो, इसलिए तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती तो वह तुमसे बार बार पैसे नहीं लेता, प्रीति ने आरुष से कहा। फिर भी आरुष अपनी बात पर अड़ी रही। चेतन के लिए अभी बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए उसने मुझसे पैसे उधार लिए। और पहली दो बार तो उसने खुद भी पैसे नहीं मांगे थे, उसके दोस्त मेरे पास आए थे। चेतन को तो इसके बारे में पता भी नहीं था। हालांकि प्रीति एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख रही थी, उसे जरूर पता होगा। अगर उसे पहले नहीं भी पता था तो पता चलने पर उसे तुम्हें पैसे वापस कर देने चाहिए थे। वह तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा नहीं है कि वह तुम्हें पसंद करता है। एक आदमी जो तुम्हें पसंद करता है वह तुमसे पैसे उधार नहीं लेगा, क्योंकि इससे उसकी इज्जत घटती है। जरा भी आत्मसम्मान वाला कोई भी पुरुष उस लड़की से पैसे उधार लेने की अनुमति नहीं देगा जिसे वह पसंद करता है। अगर उसके पास पैसों की कमी है तो वह अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछेगा या बैंक से भी उधार लेगा, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से उधार नहीं लेगा जिसकी वह परवाह करता हो। आरुष, तुम्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ? चेतन तुम्हें पसंद नहीं करता है। आरुष का चेहरा पीला पड़ गया। वह मुझे पसंद नहीं करता। ये क्रूर हो सकता है, लेकिन आरुष को उसके भ्रम से जगाना बेहतर था, इसलिए प्रीति ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ। आरुष चुप हो गई। वह ये पता नहीं लगा पा रही थी कि चेतन उसे पसंद करता है या नहीं। कभी कभी उसे लगता था कि वह करता है, लेकिन फिर उसे आश्चर्य होता था कि क्या वह महज एक दयालु इंसान है और यह स्नेह नहीं था जो वह उसके लिए महसूस करता था। वह इतना सज्जन और विचारशील था कि उसने शायद उसकी दयालुता को गलत समझ लिया था। वह दूसरों की बातों पर विश्वास न करने का चुनाव कर सकती थी, लेकिन उसे प्रीति पर भरोसा था। दरअसल वह खुद भी जानती थी चेतन का बार बार उससे पैसे उधार लेना उचित नहीं था, खास तौर पर सबसे हालिया कर्ज, क्योंकि उसके पास नकद नहीं था। उसके सारे पैसे नीलामघर में लगे हुए थे, इसलिए उसने तुरंत चेतन को पैसे नहीं दिए थे, बल्कि उसे बाद में देने का वादा किया था। उन दिनों चेतन उसके प्रति खास तौर पर ठंडा था। उसका उत्साह केवल तब वापस आया जब उसने उसे पैसे भेजे। हालांकि वह खुद को धोखा दे रही थी, चेतन को बरी करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही थी। अब जब प्रीति ने सच्चाई उजागर कर दी थी तो वह खुद से और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने प्रीति की ओर देखा। गला रुंधे हुए बोली, प्रीति, वह मुझे क्यों पसंद नहीं करता? मेरे साथ क्या गलत है? प्रीति के दिल में दर्द की एक टीस उठी। उसने जल्दी से आरुष को गले लगा लिया। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, तुम शानदार हो, वह बस तुम्हारे लायक नहीं है। खुद पर शक मत करो, इससे डिप्रेशन हो जाएगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि आरुष कैसा महसूस कर रही थी। जब आकाश तलाक चाहता था तो उसने खुद से यही सवाल पूछा था, मैंने कहाँ गलती की? उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसका जीवन आकाश के इर्द गिर्द घूमता था, उसकी सभी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखती थी, बिना किसी शिकायत के सब कुछ करती थी। तो फिर वह तलाक पर इतना जोर क्यों दे रहा था? वह आस्था की ओर क्यों आकर्षित हुआ जो उसके प्रति विचारशील नहीं थी, बजाय उसके? लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ, आप कुछ भी कर लें, कुछ लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे समय में व्यक्ति को उसे निर्णायक रूप से छोड़ देना चाहिए, एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि वह आपके लगातार प्रयासों के लायक नहीं है। प्रीति पर झुककर आरुष जोर से रो पड़ी। प्रीति, वह कहता था कि मेरे परिवार के संसाधन बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ रहने से उसे दबाव महसूस होता है, इसलिए मैंने कभी भी उसके सामने अपनी दौलत दिखाने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी भी उसे अपने दोस्तों से परिचित नहीं कराया, क्योंकि मुझे डर था कि वह हीन महसूस करेगा, असहज होगा। प्रीति को उसके लिए दुख हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि आरुष ने केवल उसे ही चेतन से मिलवाने की हिम्मत की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चेतन की भावनाओं की परवाह करती थी। आरुष के अन्य दोस्त संभवतः जेवियर की तरह अमीर थे। अगर चेतन को केवल आरुष के साथ होने से दबाव महसूस होता है तो उसके अमीर दोस्तों के आसपास होने से शायद उसका कमजोर आत्मसम्मान बिखर जाएगा। उसके लिए आरुष वास्तव में शुरू से ही सावधान रही थी, बड़ी सावधानी से उसके गौरव को बचाए रखा था। प्रीति ने हल्के से आह भरी। आरुष, वह वास्तव में तुम्हारे लायक नहीं है, केवल उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही नहीं, बल्कि वह तुम्हारी ईमानदारी के भी लायक नहीं है। आरुष रोती रही। उसने भी यही कहा था। उसने कहा था कि वह साधारण लड़कियों को पसंद करता है और मैं एक राजकुमारी हूं और वह, एक गरीब लड़का, मेरे लायक नहीं है। इसलिए मैंने एक साधारण लड़की बनने की बहुत कोशिश की। मैंने अपने पिता द्वारा खरीदी गई कार चलाने की हिम्मत नहीं की। मैं बस उसके पीछे पीछे चलती हूँ और मेट्रो या बस लेती हूँ। हर बार उससे मिलने से पहले मैं अपने महंगे गहने उतार देती थी और उनकी जगह एक सस्ता कैनवास बैग ले लेती थी। कभी कभी जब मेरे पास बदलने का समय नहीं होता था तो वह मेरे बैग और गहनों को घूरता था और हल्के से आह भरता था, जिससे मुझे घबराहट होती थी, ये सोचकर कि मैंने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मैंने महंगे जगहों पर खाने का चुनाव करने की भी कभी हिम्मत नहीं की। मुझे डर है कि वह महंगे खाने का खर्च नहीं उठा पाएगा और इससे उसे हीन महसूस होगा। मैंने उसे असहज होने से बचाने के लिए अक्सर खुद ही बिल चुकाने की पेशकश भी की।
लेकिन कल रात उसने हमारे ड्रिंक्स का भी भुगतान नहीं किया। उसने जेवियर को उनका भुगतान करने दिया। मुझे ये सही नहीं लगा क्योंकि मैं उसके ज्यादा करीब हूं और हम तीनों ड्रिंक कर रहे थे। क्या उसे भुगतान करने पर जोर नहीं देना चाहिए था? कम से कम जेवियर ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन अगर कोई और होता तो मुझे यकीन है कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया होता कि मैं ऐसे आदमी को डेट कर रही हूं जो ड्रिंक्स का भी भुगतान नहीं करता। ऐसा लगता है कि वह बस मुफ्तखोरी कर रहा है और वह भी मजाक का पात्र बन जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उसका मजाक उड़ाया जाए। शौर्य ने शायद उसे जिम्मेदार न होने के लिए नीचा देखा, इसलिए उसने मुझे जेवियर की कार में घर जाने का आदेश दिया। उसे चिंता है कि अगर मैं चेतन के साथ रही तो मुझे नुकसान होगा। भले ही मैं शौर्य को सब कुछ समझाना चाहती, मुझे नहीं पता होता कि कैसे। शौर्य को पता नहीं है कि मैंने उसे पैसे उधार दिए थे। अगर उसे पता होता तो वह शायद मुझे जान से मार देता। प्रीति उसकी पीठ थपथपाकर आरुष को दिलासा देती रही। तो आरुष को पता था कि कल रात चेतन का ड्रिंक्स का भुगतान न करना अनुचित था। जब भी पैसे से संबंधित कोई बात आती थी, चेतन हमेशा आरुष को गलत महसूस कराता था। उसने पहले ही यह महसूस कर लिया था। काफी देर बाद आरुष रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थी जब उसने प्रीति से कहा, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। प्रीति को सहानुभूति भी महसूस हुई और मनोरंजन भी। ठीक है, चलो खाने चलते हैं। शुक्र है, उसे अभी भी भूख महसूस हुई और वह जानती थी कि उसे खाने की जरूरत है। ऐसा लगता था कि वह सब ठीक कर रही है। आरुष ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए प्रीति अपनी कार चलाकर एक नए खुले रेस्तरां में गई जो उसे पसंद था। इस बीच दूसरी तरफ एक BMW में चेतन पीछे की सीट पर बैठा था, सामने की सीट पर बैठे चंद्र से बात कर रहा था। जब से चेतन ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है, उसी गांव का चंद्र उसका बिजनेस पार्टनर बन गया है। भले ही उसे एक पार्टनर कहा जाता था, चंद्र ने एक भी पैसा नहीं लगाया था, केवल 10% कंपनी के शेयर रखता था और जब भी फ्री होता था तो मदद करता था। कभी कभी वह एक पार्टनर की भूमिका निभाता था, कभी कभी एक असिस्टेंट, कभी कभी एक ड्राइवर। ये सब चेतन की बिजनेस इमेज को बढ़ाने में मदद करने के लिए था। वह ग्राहकों को बेहतर ढंग से आकर्षित करने के लिए कभी भी भूमिकाएं बदल सकता था। आज वे एक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए फिर से साझेदारी कर रहे थे। हालांकि वे इस बार ग्राहक का थोड़ा ज्यादा इंतजार कर रहे थे और चंद्र भूखा होने के कारण अधीरता से पूछा, वह अभी तक क्यों नहीं आई? उसे याद दिलाओ, क्या उस महिला ने तुम्हें टाल दिया? चेतन ने अपनी एकदम नई रोलेक्स घड़ी उठाकर देखा, धैर्यपूर्वक जवाब दिया, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। हम हमेशा उसे जल्दी नहीं कर सकते, वरना यह एक बुरा प्रभाव छोड़ेगा। चंद्र ने चिड़चिड़ाते हुए अपने बाल खुजलाए, तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमने आरुष जैसी अच्छी चीज को दूसरी महिलाओं के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या ये तिल के दाने चुनने के लिए तरबूज खोने जैसा नहीं है? चेतन ने उसकी ओर देखा, उसका लहजा हमेशा की तरह शांत था। तुम नहीं समझते, आरुष कोई महज तरबूज नहीं है। मैं कैसे नहीं समझता? आरुष प्रतिष्ठित वर्मा परिवार से है, एक वैध अमीर लड़की, और यह महिला जिसका तुम पीछा कर रहे हो कौन है? क्या वह आरुष से ज्यादा अमीर या ज्यादा सुंदर हो सकती है? चेतन ने एक नीरस लहजे में कहा, जरूर आरुष वर्मा परिवार से है, लेकिन वह ज्यादा काम की नहीं है, उसे ज्यादा निचोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार यह अलग है। मैंने पहले ही अपना शोध कर लिया है। ये बहुत खुले दिल से पैसा खर्च करती है और वह अपने पुरुष साथियों को जो उपहार देती है वे सभी लाखों में होते हैं, यहाँ तक कि जन्मदिन पर 1 करोड़ नकद भी देती है। चंद्र हैरान था, वह इतनी अमीर है, उसके परिवार के पास खदाने हैं, तुम क्या सोचते हो? तो वह दिखती कैसी है? दिखना मायने नहीं रखता। आरुष सुंदर है, लेकिन उसका क्या फायदा? चंद्र ने पलटकर जवाब दिया, जाहिर है अच्छी दिखना उपयोगी है। समस्या यह है कि तुम आरुष के साथ सोते नहीं हो। अगर तुम उसके साथ सोते तो तुम्हें नुकसान नहीं होता। मुझे नहीं पता कि तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो, एक सज्जन होने का दिखावा कर रहे हो। तुम हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करते हो, लेकिन तुम उसके साथ सोते नहीं हो। मुझे बस देखते हुए चिंता हो रही है। चेतन ने उसे एक नाराजगी भरी नजर दी, तुम सोचते हो कि मैं उसके साथ केवल इसलिए सो सकता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। हर महिला की मानसिक स्थिति अलग होती है। भले ही आरुष 24 साल की हो गई है, फिर भी उसका दिमाग एक छोटी लड़की जैसा है। वह इस बात की बहुत परवाह करती है कि कोई पुरुष उसका सम्मान करता है या नहीं। क्या सम्मान? तुम्हारा क्या मतलब है? वह तुम्हें इतना पसंद करती है और फिर भी तुम्हें उसे छूने नहीं देती। ऐसा नहीं है कि वह मुझे छूने नहीं देगी। मुझे एक निश्चित दूरी बनाए रखनी होगी, एक सज्जन की छवि बनानी होगी। मैं उसके साथ सो नहीं सकता, वरना मैं दूसरे पुरुषों से कैसे अलग रहूंगा? वह मुझे अभी भी खास क्यों समझेगी? चंद्र चौंक गया, धिक्कार है, तुम मेरे विचार से कहीं ज्यादा चालाक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा तुम्हारी छोटी उंगली पर लिपटी रहती है। तुमने पहले ही उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर उसके लिए जाल बिछा दिया है। अनजाने में चेतन ने अपनी कलाई पर रोलेक्स को छुआ। उसे लगा कि उसने आरुष को अभी तक पर्याप्त हेरफेर नहीं किया है। अगर उसने किया होता तो वह उसे केवल 2 लाख की घड़ी क्यों देती? उसे 2 करोड़ की घड़ी देनी चाहिए थी। उसे वह घड़ी याद आई जो उसने कल रात जेवियर की कलाई पर देखी थी। एक पाटेक फिलिप मैकेनिकल घड़ी जिसकी कीमत 6 करोड़ से ज्यादा थी, जिसने उसकी रोलेक्स को धूल में मिला दिया। वह पहले खुद से काफी संतुष्ट था, चुपचाप आरुष को और उपहार देने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा था।
हालांकि जब उसने जेवियर की घड़ी देखी तो उसे अविश्वसनीय रूप से असंतोष महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि रोलेक्स के पास महंगी घड़ियां नहीं थीं। आरुष ने उसे इतनी सस्ती घड़ी उपहार में दी, लेकिन खुद 2 करोड़ से ज्यादा की रिचर्ड मिल पहनती है। शायद उसने यह मान लिया कि वह केवल इसी ग्रेड की घड़ी के लायक है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्दी से आराम किया, एक सज्जन का व्यवहार बनाए रखा। मैं वास्तव में आरुष का उपयोग नहीं करना चाहता था, बस मुझे हाल ही में पैसों की बहुत जरूरत है। हमारे आसपास कोई अन्य अमीर लोग नहीं है, इसलिए उसकी ओर मुड़ना ही एकमात्र विकल्प था। समस्या हमारे सामाजिक दायरे की है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें एक उच्च रैंक वाले दायरे में प्रवेश करने की जरूरत है। आरुष का अजीब है, वह तुम्हें अपने अमीर दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाती? कल रात जब तुम बार से वापस आए थे तो तुमने मुझे बताया था कि वह गुल और जेवियर को जानती है। वे अमीर पीढ़ी में सबसे अमीर हैं। क्या उसने तुम्हें उनमें से किसी से नहीं मिलवाया है? उसकी क्या चाल है? क्या उसे डर है कि तुम उसके बिना बड़ा नाम कर लोगे? चेतन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। शायद वह सोचती है कि मैं उसके लायक नहीं हूं और डरती है कि मैं उसे शर्मिंदा कर सकता हूं। वे अमीर लड़के पैसे की परवाह नहीं करते। वे खर्चीले होते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास सम्मानजनक कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है। मैं जिस कार को चलाता था वह लगभग खत्म हो चुकी है। वह मुझे अपने दोस्तों से कैसे मिलवा सकती थी? तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तुमने उसे पूरी सुबह नजरअंदाज किया है। वह लगभग पागल हो रही है, मुझे कॉल कर रही है क्योंकि वह तुमसे संपर्क नहीं कर पा रही है। क्या तुम उसे छोड़ने की योजना बना रहे हो? देखते हैं, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं ताकि उसे थोड़ा दुख महसूस हो। वह और जेवियर पूरी रात एक साथ फुसफुसा रहे थे और जानबूझकर मुझसे बच रहे थे। आज मैं उदास हूं। ये सामान्य है ना? चंद्र ने अपनी जीभ से आवाज निकाली, तुम वास्तव में रणनीतिक हो। तुम्हें महिलाओं की गहरी समझ है, यहां तक कि जलन का खेल भी खेल रहे हो। चेतन ने उपेक्षा से जवाब दिया, अगर महिलाएं जलन और नखरे का नाटक कर सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे एक बड़ी रकम हड़पनी चाहिए, फिर उसे छोड़ देना चाहिए। वरना यह इसके लायक नहीं है। उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे उस 1 करोड़ को कार के लिए जुटाने में कई दिन लग गए। मैं उससे ज्यादा नहीं निचोड़ सकता। ये बहस का विषय है। चंद्र की आंखों में चालाकी चमक उठी। मुझे लगता है कि उसके पास पैसे हैं। तुम गरीब होने का नाटक कर सकते हो, उसे बता सकते हो कि तुम्हारी कंपनी को निवेश की जरूरत है, उससे 10 करोड़ मांगो। चेतन ने असहमति में सिर हिलाया। उसने कहा कि उसने अपने सारे पैसे नीलामघर में लगा दिए हैं और वह एक गिरवी की दुकान शुरू करने वाली है। वह कहती है कि उसके पास कोई फालतू नकद नहीं है। वह मुझे 10 करोड़ कैसे दे सकती है? क्या वह अपने परिवार से नहीं मांग सकती? तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी अन्य अमीर बच्चों को उनका पैसा कहां से मिलता है? आकाश जैसे लोगों को छोड़कर जो अपनी क्षमताओं से पैसा कमाते हैं, क्या इन अन्य अमीर खर्चीलों का खर्चीला खर्च उनके परिवारों द्वारा वित्तपोषित नहीं होता? ये सुनकर चेतन को एक अंतर्दृष्टि हुई। उसे आखिरकार समझ में आया कि समस्या कहाँ है। आरुष में वास्तव में एक महत्वपूर्ण समस्या थी। जब से उसने काम करना शुरू किया, उसने अपने परिवार से पैसे मांगने से इनकार कर दिया। ये वर्मा परिवार के सदस्यों के बीच एक आम समस्या लगती थी। उसे याद आया कि आरुष ने कहा था कि उसके बड़े भाई शौर्य ने ग्रेजुएशन के बाद अपने परिवार से पैसे मांगना बंद कर दिया था, जबकि आकाश ने तब पैसे मांगना बंद कर दिया था जब वह अभी भी पढ़ रहा था। इसलिए अपनी ग्रेजुएशन के बाद उसने अपने परिवार से पैसे लेने से इनकार कर दिया, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। ज्यादा से ज्यादा वह शौर्य और आकाश से अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए अपने नीलामघर में निवेश करने के लिए कहेगी, लेकिन वह कभी भी खर्च के लिए पैसे नहीं मांगेगी। समस्या ये थी कि जबकि शौर्य और आकाश पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाने में सक्षम थे, आरुष नहीं थी। वह लगातार नीलामघर में पैसा लगा रही थी, अक्सर जन कल्याण दान कर रही थी। वह जो भी पैसा कमाती थी वह सब दे दिया जाता था, कोई मुनाफा नजर नहीं आता था। नतीजतन उसे अक्सर वित्तीय तनाव को कम करने के लिए अपने गहने और हैंडबैग गिरवी रखने पड़ते थे। फिर भी वह एक अमीर वारिस की जिंदगी जीने की आदी थी। खाने के दौरान वह सबसे अपस्केल रेस्तरां में जाती थी, जहां एक भोजन का खर्च 50 से 60 हजार तक हो सकता था। कपड़े की खरीदारी के दौरान वह नवीनतम फैशन खरीदती थी। एक ड्रेस उसे लगभग 1 लाख की पड़ सकती थी। वह कभी भी अपने पुराने कपड़े दोबारा नहीं पहनती थी। उसकी आय उसके उच्च खर्चों का समर्थन नहीं कर सकती थी। नतीजतन वह उससे कोई पैसा नहीं निचोड़ सकता था। चेतन ने अपनी उंगलियों से लयबद्ध ढंग से अपने माथे पर टैप किया। ऐसा लगता है कि मुझे आरुष को अपने परिवार से पैसे मांगने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका ढूंढने की जरूरत है। अगर यह उस पर निर्भर करता है तो वह जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है, जिससे मेरे लिए उसे लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसे अपने परिवार से पैसे मांगने के लिए मजबूर करना होगा। क्या यही वह तरीका नहीं है जिससे अन्य सभी अमीर बच्चे रहते हैं? चंद्र जारी रखना चाहता था, लेकिन अचानक उसने एक भड़कीले ढंग से सजी धजी महिला को ऑफिस की इमारत से बाहर निकलते हुए देखा, जिसके दोनों ओर 2 अंगरक्षक थे। उसने जल्दी से इशारा किया, प्रवेश द्वार पर देखो, क्या ये वह महिला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? चेतन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, सिर हिलाया, हाँ वही है। वह देखने में साधारण है लेकिन शानदार फिगर है, तुम तुरंत बता सकते हो। चुप रहो, बकवास मत करो।
और उसे मत देखो, उसे यह मत सोचने दो कि तुम छिछोरे हो। मैं नीचे जाकर उससे मिलूंगा। चंद्र के पास चुप रहने और ड्राइवर की सीट पर आज्ञाकारी रूप से बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह आमतौर पर एक लापरवाह जिंदगी जीता है, वह महत्वपूर्ण समय पर अपनी प्राथमिकताओं को जानता है। वरना चेतन उसे कंपनी में 10% हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं होता, जिससे वह एक पार्टनर बन जाता। यह महिला एक संभावित बड़ी क्लाइंट थी जिस पर चेतन लंबे समय से नजर गड़ाए हुए था। और उसके रूप रंग को देखते हुए वह आरुष की तुलना में ज्यादा अनुभवी और चालाक लगती थी, जिसके लिए सावधानीपूर्वक व्यवहार की जरूरत थी। चेतन कार से बाहर निकला और तेजी से महिला के साथ चला। उसके सुंदर चेहरे पर एक सज्जन मुस्कान थी। उसके सिर की सुरक्षा करते हुए विनम्रता से चेतावनी दी, सावधान रहें मिस युआन। मिस युआन उसकी विचारशील देखभाल से प्रसन्न हुई। उसका मूड उज्ज्वल हो गया जब उसने उसके सुंदर चेहरे को देखने के लिए मुड़ी। चेतन, तुम तस्वीरों की तुलना में व्यक्तिगत रूप से और भी ज्यादा सुंदर लगते हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी तस्वीरें टच अप की गई होंगी। चेतन हल्के से हंसा, उसकी आवाज थोड़ी कम और उसमें कोमलता और आकर्षण का स्पर्श था। मिस युआन काफी सुंदर हैं और उन सामान्य चेहरों से अलग हैं। आपके सीढ़ियों से नीचे उतरने ने मुझ पर काफी प्रभाव छोड़ा। मैं विस्मित था, जिससे मैं आपका स्वागत करने के लिए कार से बाहर निकलने में धीमा हो गया। मिस युआन की हंसी खुशी से खिल उठी। तुम्हारी जुबान वाकई मीठी है। मुझे ऐसे किसी से मिले हुए काफी समय हो गया है जो इतनी आसानी से चापलूसी करता हो। तुम जानते हो, वे बेवकूफ केवल यही कहना जानते हैं कि वे मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते कि क्यों। वे सब बस झूठे हैं। चेतन ने सही समय पर थोड़ी सी लाचारी का संकेत दिखाया। मैं बस तथ्य बता रहा हूं और मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं हूं। मुझे बस उम्मीद है कि मिस युआन मुझे ज्यादा उबाऊ नहीं पाएंगी। वह अभी तक कार में वापस नहीं आया था। इस समय दोपहर की धूप में खड़ा था, महिला से धीरे से फुसफुसाते हुए थोड़ा सिर झुकाए हुए था। धूप उस पर पड़ी, उसके सुंदर चेहरे को सामने ला रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी विशेषताएं आनुपातिक रूप से अच्छी थीं। लंबी पलकें, गुलाबी होंठ और सफेद दांत, एक दर्जी द्वारा सिले गए गहरे नीले मखमली अरमानी सूट में पहने हुए। सामान्य नश्वर शायद ही इस तरह की सामग्री को वर्क के साथ खींच पाते हैं, फिर भी लंबा और पतला चेतन इसे सहजता से पहनता था। वह थोड़ी सी उदासी के साथ एक कॉमिक बुक नायक का आभास देता था, अनुग्रह के बीच गर्मजोशी में अलगाव का एक संकेत जो किसी को भी उसके भावनाओं को समझना, उसके उदासी को दूर करना और उसके करीब आना चाहता था। मिस युआन ने पहले कभी चेतन जितने सुंदर आदमी को डेट नहीं किया था। उसकी सुंदरता उसकी कल्पना से परे थी और जितना ज्यादा कोई उसे देखता था उतना ही वह आकर्षक होता जाता था। उसने मौके पर ही उसे जीतने का फैसला किया। उसने अपने घुंघराले बालों के साथ खेला, उससे एक दमकती मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा काम क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? चंद्र, जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था, मिस युआन को इतनी तेजी से चेतन पर मोहित होते देखकर हैरान था। उसे हार माननी पड़ी। स्कूल के बाद से ऐसी कोई महिला नहीं रही जिसे चेतन जीत न सका हो। सुंदर होने के अपने फायदे हैं। कितनी ईर्ष्या और लालच की चीज है। काश वह भी सुंदर होता, कितना अफसोस। हालांकि चेतन शांत लग रहा था। उसने धीरे से मिस युआन को देखा। काम के बारे में कोई जल्दी नहीं है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मैंने एक नए रेस्तरां के बारे में सुना है जहां का खाना काफी अच्छा है। क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? जरूर, तुम्हारी पसंद। चलो इसे आजमाते हैं। ऐसा कहते हुए चेतन कार में वापस आ गया। उसने मिस युआन से एक उपयुक्त दूरी बनाए रखी, इतनी दूर नहीं कि उसे उपेक्षित महसूस हो, लेकिन इतनी करीब भी नहीं कि उसे महसूस हो कि वह जल्दी में है। हालांकि मिस युआन उसकी अपेक्षा से ज्यादा उत्सुक और सक्रिय निकली। वह उसके करीब चली गई, उसके साथ लिपट गई। चेतन, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? चेतन ने उसे दूर नहीं धकेला, जैसे कि उसने उनके शरीरों की निकटता पर ध्यान नहीं दिया हो। उसने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, नहीं, मैं सिंगल हूं। लेकिन तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी वास्तव में कोई प्रेमिका नहीं है। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, है ना? ईमानदारी से, नहीं। मैं अब सब कुछ व्यवस्थित लग सकता हूं, लेकिन मैं वास्तव में मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। इसलिए मैं किसी को दुख देने की हिम्मत नहीं करता। सिंगल रहना काफी अच्छा है। एक आदमी को प्यार पर विचार करने से पहले पहले एक स्थिर करियर स्थापित करना चाहिए। उसने टिप्पणी की। चेतन ने मजाकिया लहजे में अपनी गरीबी के बारे में बात की। उसी समय उसने खुद के लिए एक सफल करियर के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति की छवि भी स्थापित की, जो बाद में मिस युआन के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए उसे आसानी से अनुमति देगा। प्रीति मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराए बिना न रह सकी। मिस युआन को अगर चेतन के करीब आना है, तो पहले उसे अपनी कंपनी विकसित करने में मदद करनी होगी। अगर वह आरुष की तरह उस पर पैसा और संसाधन खर्च करने में हिचकिचाती है, तो वह अपने करियर को बहाना बनाकर उसे डेट न करने की बात कह सकता है, जिससे निकटता और दूरी का संतुलन बना रहेगा और वह फंसी रहेगी। यही खेल उसने आरुष के साथ खेला है। आरुष हमेशा उस पर पैसा खर्च करने में झिझकती थी, इसलिए उसने सामाजिक और आर्थिक असमानता और भारी दबाव का हवाला देकर उसे डेट करने से लगातार मना किया। मिस युवान चेतन की इन चालों से पूरी तरह अनजान थी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तुम गरीब तो नहीं लगते, लेकिन रईसजादे भी नहीं लगते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ ना। मैं तुम्हारी कंपनी को विकसित करने में मदद कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन हैं। मैं तुम्हें अमीर फर्स्ट जनरेशन बना सकती हूँ। चेतन ठीक यही सुनना चाहता था। वह काफी खुश महसूस कर रहा था।
वह इतने लंबे समय तक आरुष के साथ रहा था, लेकिन उसने कभी उसकी मदद नहीं की, न ही अपने कनेक्शन उसके साथ साझा किए। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस युवान पहली मुलाकात में ही इतनी सहयोगी होगी। लग रहा था कि अब वह सफलता की ऊंचाइयों को छूने से ज्यादा दूर नहीं है। वह मुस्कुराए बिना न रह सका। मुझे मिस युवान को अग्रिम धन्यवाद देना चाहिए। मेरी कंपनी अभी शुरू ही हुई है और वास्तव में उसे किसी नेक मददगार की जरूरत है। ऐसा लगता है कि मिस युवान ही मेरी शुभचिंतक हैं। उसकी कोमल आवाज सुनकर और उसके सुंदर चेहरे को देखकर मिस युवान का दिल खुशी से धड़क उठा। उसने ये भी सोचा कि थोड़ी सी तैयारी के साथ चेतन एक स्टार बन सकता है। वह किसी भी टैलेंट शो के नए स्टार से कहीं ज्यादा आकर्षक था। उसने फैसला किया कि उसे उन सभी फालतू पुरुषों से जल्द ही छुटकारा पाना होगा। एक हैंडसम नौजवान चेतन के स्तर का होना चाहिए। उसमें एक आरामदायक विद्वान जैसा शिष्टाचार था। वह सभ्य और सुसंस्कृत था, शांति से बात करता था, कोमल और सुरुचिपूर्ण था और उसमें महत्वाकांक्षा भी दिखाई देती थी। वह केवल डेटिंग और लड़कियों को लुभाने पर ध्यान नहीं देगा। उसने अपनी आवाज धीमी की। चिंता मत करो, मैं हमेशा से उन्हें उधार रही हूं जिन्हें मैं अपना मानती हूं। अच्छे समय को खरीदना मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं खुश हूं, किसी भी चीज का प्रबंध किया जा सकता है। चेतन एक चतुर आदमी था। वह मिस युवान के शब्दों में छिपे अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ गया था। हालांकि वह महिलाओं को खुश करने में माहिर था, जिसने इस काम को उसके लिए बेहद आसान बना दिया। दोनों ने सवारी का आनंद लिया और जल्द ही रेस्टोरेंट पहुंच गए। चेतन अपने सज्जन स्वभाव के अनुसार मिस युवान के लिए कार का दरवाजा खोला, फिर एक हाथ उसके सिर के ऊपर और दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कार से बाहर निकलते समय उसका सहारा बना। मिस युवान ने उसे देखा और सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसके हाथ पर कुछ देर टिकी रहीं। ये दृश्य प्रीति और आरुष ने देख लिया, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आज उन्होंने जो सीट चुनी थी वह खिड़की के पास थी, जिससे उन्हें बाहर का साफ नजारा दिख रहा था। आरुष ने कभी नहीं सोचा था कि उसे चेतन खाने पर मिलेगा। वे पहले कभी एक दूसरे से नहीं टकराए थे, क्योंकि वे अलग तरह के रेस्टोरेंट पसंद करते थे। वह चेतन को एक युवा महिला को कार से बाहर निकालने में मदद करते हुए देखती रही। इस महिला के प्रति उसका व्यवहार उतना ही चौकस और कोमल था जितना उसके साथ होता था। उसने यहां तक देखा कि उस महिला ने चेतन का हाथ पकड़ा। हालांकि उसने जल्दी छोड़ दिया, लेकिन उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लगा। वह चेतन को इतने लंबे समय से जानती थी, फिर भी उसने कभी उसके साथ हाथ नहीं पकड़ा था। वह एक लड़की थी और उसकी अंतर्निहित शालीनता उसे किसी पुरुष का हाथ पकड़ने की पहल करने से रोकती थी। इसके अलावा उन्होंने अभी तक अपने रिश्ते को परिभाषित नहीं किया था। वे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन वे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं थे। चेतन एक सज्जन व्यक्ति था और उनके बीच एक अपरिभाषित रिश्ता था। वह कभी भी हाथ पकड़ने जैसे अंतरंग हाव भाव करने की पहल नहीं करता। प्रीति ने भी ये दृश्य देखा और कुछ परेशान हुई। तो चेतन सुबह से तुम्हारे संदेशों का जवाब नहीं दे रहा था और तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वह किसी और महिला के साथ था। आरुष यह मानने को तैयार नहीं थी कि चेतन, जो हमेशा उसके साथ इतना अच्छा रहा था, अब किसी और महिला के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हो सकता है उनका रिश्ता सिर्फ बिजनेस से संबंधित हो। चेतन हाल ही में काम में बहुत व्यस्त रहा है, हर जगह क्लाइंट्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। यह महिला शायद उसकी क्लाइंट में से एक हो। प्रीति आह भरे बिना न रह सकी। वह आरुष को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन कठोर वास्तविकता पहले ही उसकी आंखों के सामने थी। फिर भी वह खुद को धोखा देना जारी रखे हुए थी। ये कैसे सही हो सकता है? उसने आरुष का ठंडा हाथ धीरे से पकड़ा और फुसफुसाई, आरुष, तुमने सच्चाई अपनी आंखों से देखी है। उसे बचाना बंद करो। चेतन अन्य महिलाओं के लिए भी उतना ही कोमल और दयालु है। उस महिला ने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ा और उसने हाथ नहीं हटाया। क्या क्लाइंट के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? हालांकि अकेले हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं हो सकता, फिर भी इस एक कृत्य से तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि वह तुम्हारे और अन्य लोगों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाता है। शायद वह तुम्हारे लिए ज्यादा स्नेह नहीं रखता। आरुष ने अपना पसंदीदा भोजन किया था। उसने रोना बंद कर दिया था और यहां तक कि अपने मूड को भी कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया था। लेकिन चेतन को किसी और महिला के साथ देखकर उसके आंसू फिर से बह निकले और उसकी भावनात्मक स्थिति टूटने लगी। उसने प्रीति का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं खास हूं। मुझे लगा कि वह भी मुझे पसंद करता है। मैंने मान लिया था कि हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होने के कारण ही वह मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पता चला कि ऐसा नहीं था। प्रीति, मैं अभी बहुत उलझन में हूं, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। प्रीति खड़ी हुई, आरुष के बगल में बैठ गई और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसका असली रूप जल्दी पता चल जाना बेहतर है। उदास मत हो, वह तुम्हारे लायक वैसे भी नहीं है और तुम्हारे माता पिता उसे पसंद नहीं करते। भविष्य में तुम्हारे लिए कोई बेहतर व्यक्ति इंतजार कर रहा होगा, उसने कहा, अपना सिर घुमाकर आने वाले चेतन को देखने लगी। वह एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। वह महिला के साथ था। उसने उसकी कोट उतारने में मदद की और उसके लिए सीट की स्थिति को सज्जनता से समायोजित किया। उसके बैठने के बाद उसने महिला के कोट को सावधानी से दूसरी कुर्सी की पीठ पर लटका दिया। उस महिला ने उससे कुछ कहा और तुरंत वह झुक गया, अपना कान उसके होठों के पास ले गया, कोमलता और ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। उसकी अचानक निकटता से महिला हैरान लग रही थी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर हंसने लगी। उसकी नजरें उस पर स्नेही हो गईं।
प्रीति ने अपनी नजर हटा ली। आरुष के लिए और भी ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। पहले चेतन आरुष का भी इसी तरह ध्यान रखता था। हर बार यह उसे मीठा और प्रभावित महसूस कराता था। यह विश्वास दिलाता था कि चेतन उसके साथ असाधारण व्यवहार करता है। ये सोचती थी कि दुनिया में चेतन से बेहतर कोई पुरुष नहीं है। वह अधिकाधिक मोहित होती गई, पूरी तरह से चेतन को समर्पित हो गई। पिछली रात बार में तेज संगीत के कारण जब भी आरुष बोलती थी, चेतन ऐसा करता था, कोमलता से उसकी बात सुनता था। पता चला, उन जगहों पर जहां आरुष नहीं देख सकती थी, वह अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता था। समस्या ये थी कि पिछली रात बार में तेज संगीत वास्तव में सुनने को गंभीर रूप से प्रभावित करता था। हालांकि आज रेस्टोरेंट में संगीत तेज नहीं था, चेतन को उस महिला के इतने करीब जाने की जरूरत नहीं थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया। प्रीति बोले बिना न रह सकी, आरुष, मुझे लगता है कि चेतन एक केंद्रीय एयर कंडीशनर की तरह है। वह तुम्हारे लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। वह तुम्हारे साथ भी अस्पष्ट है और अन्य महिलाओं के साथ भी। उसे छोड़ दो, उधार लिए पैसे लौटा दो और उससे फिर कभी संपर्क मत करना। आरुष के आंसू बह निकले जैसे टूटी हुई माला के मोती। मैं ऐसा नहीं कर सकती प्रीति, मैंने उसे इतने लंबे समय से पसंद किया है। मैंने अपने रिश्ते को सावधानी से बनाए रखा है। मैंने अपने परिवार की पीठ पीछे उससे गुप्त रूप से संपर्क किया है। यहाँ तक कि नीलामी घर का नाम भी मैंने उसका नाम इस्तेमाल किया है। मैंने उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक माना। तुम बाद में नीलामी घर का नाम बदल सकती हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसमें और भावनाएं न लगाओ। आरुष थोड़ी देर तक रोई, फिर अचानक सिर उठाकर उसे देखा। प्रीति, तुम्हें लगता है कि यह गलतफहमी हो सकती है। वह महिला उसकी रिश्तेदार हो सकती है, जैसे कोई बहन या कुछ और। जब वह स्कूल में था तो कई लड़कियां उसका पीछा करती थीं, लेकिन उसने कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। वह वास्तव में एक ईमानदार आदमी है। एक आह के साथ प्रीति ने आरुष को आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू पास किया। तो फिर ऐसा करते हैं, उसने सुझाव दिया। हम जाकर उसे नमस्ते कह सकते हैं, उस महिला से पूछ सकते हैं कि उसका चेतन के साथ क्या रिश्ता है। इस तरह हम बेबुनियाद अनुमान नहीं लगाएंगे। लेकिन आरुष निशब्द रह गई। वह आमतौर पर बहुत बहादुर थी और कभी अनिर्णायक नहीं होती थी, लेकिन अब वह असामान्य रूप से हिचकिचा रही थी और डरी हुई थी। इसका कारण यह था कि वह डरती थी कि उसके सवाल का जवाब वह नहीं होगा जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। प्रीति ने उसकी हिचकिचाहट देखी। इस तरह की चीज का सामना करने के लिए वास्तव में बहुत साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने फुसफुसाया, आरुष, रोने से तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हो गई हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर तुम्हारे लिए पूछूं? आरुष की लाल आंखें उसकी कम से कम चिंता थीं। आज उसकी हालत अच्छी नहीं थी। जब वह प्रीति को ढूंढने के लिए मेडिकल क्लिनिक भागी थी, तो उसने अपने बाल बनाने या ठीक से कपड़े पहनने की भी परवाह नहीं की थी। मेकअप करना तो दूर की बात थी। उसने शायद बस अपना चेहरा धोया और बाहर चली आई। वह काफी अस्त व्यस्त और बिखरी हुई लग रही थी। इसके विपरीत चेतन के साथ बैठी महिला का मेकअप ठीक था, उसका पहनावा उत्कृष्ट था और उसके बाल जटिल रूप से सजे हुए थे। उसने स्पष्ट रूप से अपना अच्छा ध्यान रखा था। ऐसा नहीं है कि प्रीति अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कम समझती थी। उसे बस लगा कि आरुष के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में एक संभावित प्रतिद्वंद्वी का सामना करना अनावश्यक था। इस पर बाद में विचार करते हुए आरुष को इतना दुखी दिखने का पछतावा हो सकता है, बिना किसी शानदार प्रवेश के चेतन को चकाचौंध करने या उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के मौके के। आरुष बहुत देर तक चुप रही। उसके सिर हिलाए बिना प्रीति खड़ी नहीं हुई। उसने धैर्यपूर्वक आरुष के निर्णय लेने का इंतजार किया। और इस तरह उन्होंने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया। केवल तभी जब चेतन और वह महिला खाना खत्म कर चुके थे और जाने वाले थे, आरुष ने आखिरकार अपना सिर उठाया। प्रीति, चलो हम साथ चलकर उनसे पूछते हैं। प्रीति थोड़ी हैरान हुई। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? मैं निश्चित हूँ, आरुष ने प्रीति पर एक जबरदस्ती की मुस्कान डालते हुए पुष्टि की। हम वास्तव में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं थे। मैं बस यहाँ ज्यादा ईर्ष्यालु हो रही हूँ। मुझे लगता है कि इस बार पूछकर एक स्पष्ट जवाब पाना बेहतर है। इतने लंबे समय तक अस्पष्ट रहने के बाद एक निष्कर्ष होना जरूरी है। अगर वह किसी और को पसंद करता है तो भी ठीक है और मैं आखिरकार छोड़ सकती हूँ और अवास्तविक उम्मीदें पालना बंद कर सकती हूँ। प्रीति ने उसे आश्चर्य से देखा। उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेगी। वह खड़ी हुई, आरुष के बाल और कपड़े ठीक करने में मदद की और फिर उसकी बांह पकड़ ली। ठीक है, तो चलो चेतन को नमस्ते कहते हैं। वह यहाँ 1 घंटे से खा रहा है और उसने हमें देखा भी नहीं। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि जब वह हमें देखेगा तो उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? हैरान, घबराया हुआ, किसी भी कीमत पर वह शायद ज्यादा खुश नहीं होगा। आरुष उतनी शांत महसूस नहीं कर रही थी जितनी वह दिख रही थी। अगर प्रीति उसके साथ नहीं होती तो शायद उसमें चेतन को नमस्ते कहने की हिम्मत ही नहीं होती। शायद वह चुपचाप देखती, फिर उसके रिश्ते की प्रकृति का पता लगाने के लिए घुमावदार रास्ता अपनाती। प्यार में पड़ी लड़कियां इतनी डरपोक हो सकती हैं। जब वे खाना खा रही थीं, तो वह खुद को कुछ बार उनकी ओर मुड़कर देखने से नहीं रोक पाई। हर बार उसने चेतन को दूसरी महिला को ध्यान से खाना खिलाते हुए देखा, जबकि उसने खुद मुश्किल से ही कुछ छुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह लगातार कुछ मजेदार साझा कर रहा था, जिससे वह महिला लगातार हंस रही थी। हालांकि चेतन ने अतीत में उसके लिए भी ऐसा ही किया था। उसने सोचा था कि वह अकेली है जिसके साथ वह इस तरह का व्यवहार करता है।
तो पता चला वह अन्य महिलाओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने में सक्षम था। वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। क्या ये दर्दनाक था? अत्यधिक ऐसा नहीं लगा। कड़वाहट और भ्रम की भावना ज्यादा फैली हुई थी क्योंकि उसके गहरे विश्वास टूट गए थे। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ खड़ी है। उसका आसपास का माहौल धुंधला हो गया था। वह बस चेतन को दूसरी महिला के लिए खाना उठाते हुए और बाद वाली की विशेष रूप से ओछी हंसी सुन सकती थी। प्रीति ने उसे कई बार पुकारा और उसने नहीं सुना। उसे ठीक होने में पूरा 1 घंटा लगा। तभी वह फिर से सोच सकी और महसूस कर सकी कि उसे क्या करने की जरूरत है। शायद ये प्रीति की संगति थी जिसने उसे पर्याप्त साहस दिया, या शायद वह खुद एक स्पष्ट जवाब चाहती थी। प्रीति की कलाई कसकर पकड़े हुए वह उसके साथ चेतन की ओर बढ़ी। चेतन ने उसे तुरंत देखा। जिस क्षण उसने उसे देखा वह संक्षेप में रुका, फिर एक गर्म मुस्कान के साथ उसे नमस्कार किया। आरुष, मिस प्रीति, तुम लोग भी यहाँ खाना खा रहे हो? क्या संयोग है? आरुष ने उसकी प्रतिक्रिया इतनी आकस्मिक होने की उम्मीद नहीं की थी। जिस घबराहट की उसने आशंका की थी वह कहीं नहीं थी। वह हमेशा की तरह कोमल और नर्म था, किसी भी तरह से उसकी नज़र से बच नहीं रहा था। उसके आसान रवैये ने आरुष को खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ये हो सकता है कि चेतन और उस महिला के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा था? क्या वह ज्यादा सोच रही थी? उसने यांत्रिक रूप से जवाब दिया, एक मुस्कान निचोड़ते हुए, आपसे यहाँ टकराना वास्तव में एक संयोग है। ये जानते हुए कि वह परेशान महसूस कर रही थी, प्रीति ने बातचीत जारी रखने की पहल की। वह हल्के से मुस्कुराए। रात के खाने के दौरान एक दूसरे से टकराना वास्तव में आसान नहीं है। हमारा कोई न कोई भाग्य जरूर है। अध्यक्ष चेतन, क्या आप हमें अपने बगल की सुंदरता से परिचय नहीं कराएंगे? चेतन खड़ा हुआ, शिष्टता से परिचय कराया। यह मेरी दोस्त है, युवान बाओशुआन, मिस युवान। मिस युवान, ये दोनों आरुष, प्रीति हैं। आरुष मेरी कॉलेज की सहपाठी है, मिस प्रीति आरुष की दोस्त है। मैं मिस प्रीति से बाद में मिला। वह बहुत खुलकर बोला और आरुष के साथ अपने करीबी रिश्ते से पीछे नहीं हटा। युवान बाओशुआन हंसी, उसके लहजे में व्यंग्य का एक संकेत था। वाह वाह चेतन, तुम काफी प्रभावशाली हो। तुम्हारे दोस्त भी इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं। उन्हें देखकर मैं भी ललचा जाती हूँ। क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता? वास्तव में उसने आरुष को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह काफी अस्त व्यस्त लग रही थी। जिसे वह परवाह करती थी वह प्रीति थी। उसकी सुंदरता इतनी लुभावनी थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही उसके आसपास की हर चीज महत्वहीन लगने लगती थी। यहाँ तक कि अन्य महिलाएं भी पहली नजर में चकित हो जाती थीं। पुरुषों की तो बात ही क्या। उसके दिल में एक संकट की भावना अनजाने में बढ़ी, यह महसूस करते हुए कि जिस पुरुष पर उसकी नजर थी उसे प्रीति किसी भी पल उससे चुरा सकती थी। युवान बाओशुआन को बुरी नजर से अपनी ओर देखते हुए देखकर प्रीति जान गई कि वह गलत लक्ष्य से टकरा गई है। हालांकि उसे बाओशुआन को सूचित करने का मन नहीं था, और अगर यह आरुष को बख्शता है तो उसे बुरा बनने दें। प्रीति ने श्रीमती वर्मा और आस्था के खिलाफ भी पलक नहीं झपकाई थी, और अक्सर उन्हें जीत लिया था। बेशक वह एक युवान बाओशुआन की परवाह नहीं करती थी। एक शांत अभिव्यक्ति और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या ऐसा नहीं है अध्यक्ष चेतन? मिस युवान बहुत सुंदर हैं और स्पष्ट रूप से वह एक धनी पृष्ठभूमि से हैं। क्या तुम मोहित नहीं हो? कोई आश्चर्य नहीं कि आप कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके साथ एक सुंदर महिला थी। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। कुछ ही शब्दों में प्रीति ने दो लोगों के प्रति बहुत कुछ संकेत दिया। चेतन थोड़ा हैरान होकर उसे देख रहा था। उनकी मुलाकातें सीमित थीं और कुछ बार वे मिले। प्रीति हमेशा खुद में रहती थी, मुश्किल से बोलती थी और बिना किसी तेज धार के एक सौम्य व्यक्ति के रूप में सामने आती थी। लेकिन आज उसका हर शब्द तीखा था, उसके पिछले आत्मा के विपरीत। क्या वह आरुष के लिए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी? कितना हास्यास्पद, उसका और आरुष का किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं था। वे बस एक महिला के साथ रात का खाना खा रहे थे। क्या उसे मजाक उड़ाने की जरूरत थी? चेतन को अंदर से गुस्सा आया, लेकिन बाहर से उसने एक कड़वी मुस्कान संभाली। मिस प्रीति, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाओ। मिस युवान वास्तव में मेरी क्लाइंट हैं। क्लाइंट? हाँ, वह मेरी एक बड़ी क्लाइंट हैं। मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि मिस युवान मेरा साथ दें। ये बस मेरे लिए उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करने और हमारे सहयोग पर चर्चा करने का एक अवसर था। जैसा कि आप जानती हैं, मैं अभी एक कठिन वित्तीय स्थिति में हूँ। मैं अपने व्यवसाय को वापस पटरी पर लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मेरे पास बस और किसी चीज के लिए समय नहीं है। चेतन ने जानबूझकर या अनजाने में सारी बातचीत प्रीति की ओर मोड़ दी, यहाँ तक कि ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उससे बहुत परिचित हो, लेकिन उसने आरुष से ज्यादा बात नहीं की। इस तरह ऐसा लग रहा था जैसे वह और प्रीति करीबी थे और आरुष के साथ उसका रिश्ता सिर्फ साधारण दोस्तों का था। बेशक युवान बाओशुआन ने स्वाभाविक रूप से आरुष को और भी नजरअंदाज किया और प्रीति पर अपना हमला केंद्रित किया। अगर वह आरुष के साथ उसकी अंतरंगता के बारे में पता नहीं लगा पाई तो वह आरुष को निशाना नहीं बनाएगी। इस प्रकार आरुष ज्यादा नहीं सोचेगी और आरुष को बहलाते रहने से उसे लाभ होगा। आखिरकार उसने आरुष से फिर से एक बड़ा कर्ज लेने के बारे में चंद्र के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया था। बेशक प्रीति को चेतन की कुछ ही सेकंड के भीतर अनगिनत छोटी छोटी चालों के बारे में नहीं पता था, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो वह परवाह नहीं करती। वह बस चेतन के असली चेहरे को आरुष के सामने बेनकाब करना चाहती थी। अध्यक्ष चेतन, क्या आपका मतलब ये कहना है कि आप अपने करियर को ज्यादा महत्व देते हैं और बाकी सब कुछ एक तरफ रख देते हैं, है ना? हाँ, मुझे वास्तव में लगता है कि एक पुरुष को अपने करियर को पहले रखना चाहिए।
अन्यथा अगर वह गरीब और दरिद्र है तो वह प्यार के बारे में बात करने के योग्य नहीं है। अध्यक्ष चेतन, आपकी महत्वाकांक्षाएं महान हैं। ये काफी प्रशंसनीय है। चेतन डरता था कि ज्यादा बोलने से और ज्यादा पता चल सकता है। आखिरकार युवान बाओशुआन अभी अभी उसके जाल में फंसी थी। उसे सुरक्षित करना था और उसे आरुष के साथ अपने अस्पष्ट रिश्ते के बारे में पता नहीं चलने देना था। वह हंसा और कहा, मिस युवान को समय की कमी है। मैं उन्हें पहले छोड़ने ले जाऊंगा। मिस प्रीति, आरुष, जब हमारे पास समय होगा तो हम और बात करेंगे। प्रीति ने सिर हिलाया। उसे युवान बाओशुआन के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा। जब वे चले गए तो उसने आरुष को रेस्टोरेंट से बाहर खींचा और कार में बैठ गई। आरुष, क्या तुम चेतन का मतलब समझी? उसने कहा कि वह अपने व्यवसाय में व्यस्त है, उसका तुम्हें डेट करने का कोई इरादा नहीं है। आरुष का मूड पहले से कुछ बेहतर था। अपनी ठोड़ी अपने हाथ में टिकाते हुए वह आराम से बोली, मैंने सुना, उसने मुझे ये पहले भी बताया था। उसने मुझे बताया कि वह वास्तव में एक अच्छी कंपनी बनाना चाहता है। उसने कहा कि अगर उसके पास कुछ नहीं होगा तो वह मेरे लायक महसूस नहीं करेगा और वह मेरे माता पिता के सामने खड़े होने की हिम्मत करने से पहले अपनी कंपनी का विस्तार और मजबूत करना चाहता है। प्रीति अवाक रह गई। आह, तुम अभी भी यह नहीं सोच रही हो कि वह ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है ना? क्या वह नहीं है? बेशक नहीं, ये सिर्फ उसका बहाना है। लेकिन वह मेरे अलावा किसी और महिला के करीब नहीं लगता है। उसने ये भी कहा कि मिस युवान सिर्फ उसकी क्लाइंट है। क्या वह अपनी क्लाइंट के साथ थोड़ा ज्यादा चौकस और अंतरंग नहीं था? क्या तुम देखती हो कि वह तुम्हारे और युवान बाओशुआन के साथ कैसा व्यवहार करता है? इसमें कोई अंतर है? या तुम भी उसके लिए सिर्फ एक क्लाइंट हो? आरुष दंग रह गई और फिर उसकी आंखें मंद पड़ गईं। हाँ, बात वास्तव में चेतन के रवैये की थी। उसने उसके और युवान बाओशुआन के बीच कोई अंतर नहीं किया। उसने कहा कि युवान बाओशुआन एक क्लाइंट है तो वह उसके लिए क्या थी? उसके दिल में उसकी क्या जगह थी? और एक और सवाल, चेतन ने कहा कि मिस युवान उसकी क्लाइंट है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है? अब तक मुझे अभी भी नहीं पता कि उसकी कंपनी क्या करती है। आरुष, क्या तुम्हें पता है? आरुष ने सिर हिलाया। मुझे भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। वह आमतौर पर अपनी कंपनी के बारे में मेरे साथ चर्चा नहीं करता है और मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। लगता है कि उसका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे लगा कि पूछने से उसे असहज महसूस होगा। प्रीति आह भरे बिना न रह सकी। इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं जो उसे असहज कर दें? वह बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है। वह एक वयस्क पुरुष की तरह नहीं है, बल्कि एक टूटने योग्य कांच के फूलदान की तरह है। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और चेतन की कंपनी को देखा। आरुष, उसकी कंपनी का नाम युवानबो फाइनेंस है। परिचय कहता है कि उसकी कंपनी मुख्य रूप से कर्ज से संबंधित है। वह वास्तव में एक कर्ज कंपनी चलाता है। आरुष भी हैरान रह गई। एक कर्ज कंपनी? उसे कर्ज व्यवसाय चलाने के लिए पैसा कहां से मिला? प्रीति भी हैरान थी। एक कर्ज व्यवसाय चलाने के लिए उसे न केवल बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है, बल्कि कनेक्शन की भी, जिनमें से कोई भी उसके पास नहीं है। जब उसने ये करने का फैसला किया तो वह क्या सोच रहा था? आरुष ने कहा, अरे, मिस युआन सच में चेतन की ग्राहक हो सकती हैं। प्रीति, कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे? प्रीति को अचानक संदेह हुआ। क्या हमें एक बार उसकी कंपनी जाकर देखनी चाहिए? अगर उसने हमें देख लिया तो ये ठीक नहीं होगा ना? इसमें क्या ठीक नहीं है? क्या उसे डर है कि लोग उसकी कंपनी आएंगे? अगर तुम्हें डर है तो हम चुपके से जा सकते हैं। मैंने देखा, उसकी कंपनी हमारे काफी पास है। आरुष असल में वहां जाने में बहुत दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि चेतन उसकी कंपनी कई बार आ चुका था, लेकिन खुद की कंपनी शुरू करने के बाद उसने आरुष को कभी आने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। वह उत्सुक थी कि उसकी कंपनी कैसी दिखती है और काम करते समय चेतन कैसा लगता है। बहुत सोचने के बाद उसकी जिज्ञासा जीत गई। ठीक है, चलो चुपके से चलते हैं। ध्यान रहे कि उसे पता न चले। उसे सहमत होते देख प्रीति तुरंत मुस्कुराई। चलो। भले ही वे चेतन की कंपनी जा रहे थे, लेकिन दोनों को एक हल्की सनसनी महसूस हो रही थी जो अजीब तरह से किसी धोखेबाज को पकड़ने जैसी थी। रास्ते भर दोनों को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। आरुष तो परेशान होने के बजाय लगातार अपने हाथ मल रही थी, सोच रही थी कि अगर चेतन ने उन्हें देख लिया तो नाराज न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। 10 मिनट बाद प्रीति की कार चेतन की कंपनी की इमारत के नीचे पहुंची। आरुष ने घबराते हुए प्रीति का हाथ थपथपाया। प्रीति, जल्दी देखो, वह चेतन की कार है। वह जरूर वापस आ गया होगा। कार थोड़ी दूर खड़ी करो ताकि वह हमें न देखे। प्रीति हंसी। वह मेरी कार को शायद नहीं पहचान पाएगा, है न? मैंने इसे अभी अभी बदला है, तुम्हें याद नहीं? आरुष ने अपना सिर थपथपाया। आह, मैं बहुत घबरा गई थी और भूल गई थी। चेतन को नहीं पता कि यह तुम्हारी कार है क्योंकि वे रेस्टोरेंट से पहले निकल गए थे। प्रीति ने 2 मास्क निकाले और एक आरुष को देते हुए कहा, इसे पहन लो, इससे चेहरा छिप जाएगा। आरुष ने तुरंत उसे पहन लिया। क्या तुम्हारे पास धूप का चश्मा और टोपी है? प्रीति ने उसे धूप का चश्मा दिया, फिर पिछली सीट से एक टोपी उठाई, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। आरुष ने थोड़े असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या हुआ? क्या इस टोपी में कुछ गड़बड़ है? टोपी में कुछ गड़बड़ नहीं थी। असल में वह टोपी आकाश की थी। वह क्यों, ये तो नहीं पता, लेकिन उसे काम के बाद अस्पताल से उसे लेना और उसका ड्राइवर बनना पसंद था। पिछली बार जब उसने उसे घर छोड़ा था तो वह ये टोपी उसकी कार में भूल गया था।
यह विचार उसके मन में कौंधा। उसने झट से टोपी आरुष को दी। कुछ गड़बड़ नहीं है, इसे पहन लो, तब कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। टोपी पहनते ही आरुष को लगा कि यह थोड़ी ढीली है, पर उसके पास चिंता करने का समय नहीं था। उसने प्रीति को पकड़ा और जल्दबाजी में कार से उतरकर दफ्तर की इमारत में चली गई। इस नई दफ्तर की इमारत में पहले से ही काफी कंपनियां थीं। बड़ी कंपनियों के पास अपने फ्लोर थे, जबकि छोटी कंपनियों ने दफ्तर के कमरे किराए पर लिए थे। दफ्तर की इमारत का डिजाइन आधुनिक और न्यूनतम था। हर दफ्तर का दरवाजा साफ और बेदाग कांच का बना था, जिसके जरिए अंदर की सामान्य स्थिति देखी जा सकती थी। बेशक कांच के दरवाजों पर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा था, अंदर जाने के लिए कार्ड की जरूरत थी। चेतन की कंपनी 14वीं मंजिल पर थी। प्रीति और आरुष लिफ्ट लेकर ऊपर गईं। आरुष काफी घबराई हुई थी। प्रीति, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, है ना? अगर पकड़े गए तो क्या करेंगे? क्या चेतन गुस्सा करेगा? वह गुस्सा नहीं करेगा। प्रीति को पूरा यकीन था, तुमने ही तो कहा था कि उसका स्वभाव अच्छा है। हम बस उसकी कंपनी देखने आए हैं। अगर वह हमें देख भी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना घबराओ मत। आरुष को लगा कि प्रीति सही कह रही है और उसने उसका हाथ थोड़ा ढीला कर दिया। 14वीं मंजिल जल्दी आ गई। प्रीति सबसे पहले लिफ्ट से बाहर निकली। गलियारे में किसी को न देखकर उसने आरुष को हाथ हिलाया, सुरक्षित। आरुष बाहर निकली। प्रीति के पीछे पीछे एक दफ्तर के दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजे के बाहर की दीवार पर योग फाइनेंस लिमिटेड का बोर्ड लगा था और कांच के दरवाजे पर कंपनी का लोगो चिपका था। प्रीति दीवार के सहारे खड़ी होकर लोगों की आड़ में अंदर झांका। ठीक उसी समय जब चेतन और युआन बाओशुआन एक ग्राहक अंदर बातचीत कर रहे थे। उसका दफ्तर बड़ा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा लगभग 40 से 50 वर्ग मीटर का था। देवपुर एक शीर्ष स्तरीय शहर था, जहां शहर के इलाके में जमीन सोने के भाव बिकती थी। दफ्तर की इमारतों का किराया बहुत ऊंचा था, एक ऐसा खर्च जिसे ज्यादातर व्यवसाय नहीं उठा सकते थे। चेतन की कंपनी अभी शुरू ही हुई थी। शहर के केंद्र में ऐसा दफ्तर किराए पर लेना भी उसकी सीमा तक पहुंच चुका था। उसके दफ्तर में कई कांच के पार्टीशन लगाए गए थे और चारों ओर 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के कुछ हरे भरे मॉन्स्टेरा के पौधे रखे गए थे। इसने न केवल देखने की रेखा को रोका, बल्कि कई दफ्तर के जोन को भी अलग किया। इसके अलावा इसने दक्षिण की ओर वाली खिड़कियों से आने वाली धूप को नहीं रोका, जिससे पूरा दफ्तर रोशन रहा। ये काफी कलात्मक ढंग से सजाया गया था। दफ्तर में सबसे अच्छी जगह फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के सामने को अलग से एक क्लाइंट लाउंज क्षेत्र बनाने के लिए पार्टीशन किया गया था। चेतन और युआन बाओशुआन क्लाइंट क्षेत्र के दोनों ओर सोफों पर बैठे धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। माहौल काफी सौहार्दपूर्ण लग रहा था। उनके अलावा चेतन की कंपनी में केवल एक युवा महिला कर्मचारी और चंद्र थे, जिनसे प्रीति पहले मिल चुकी थी। चंद्र और वह युवा महिला कर्मचारी कंप्यूटर के सामने व्यस्तता से कुछ कर रहे थे, कभी कभी फोन कर रहे थे, काफी सक्रिय दिख रहे थे। आरुष ने अपना धूप का चश्मा उतारा और जेब में रखा, फिर प्रीति की तरह ही वह भी अंदर झांकने लगी। चारों ओर देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, यह दफ्तर सच में थोड़ा साधारण है, इसीलिए चेतन नहीं चाहता होगा कि मैं आऊं। प्रीति सहमत हुई। छोटी जगह को छोड़ो, चेतन बॉस होते हुए भी उसका अपना अलग दफ्तर नहीं है। ये ठीक नहीं है। वह इस तरह ग्राहकों को कैसे आकर्षित करेगा? उसकी मेडिकल क्लिनिक के लिए किराए पर ली गई जगह भी 200 वर्ग मीटर से ज्यादा थी। आरुष के ऑक्शन हाउस की तो बात ही क्या। आरुष का ऑक्शन हाउस 600 वर्ग मीटर से ज्यादा के एक विला में स्थित था, जिसे उसने सीधे खरीद लिया था और वह अभी भी विस्तार कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आरुष के माता पिता चेतन के साथ उसके रिश्ते पर आपत्ति जताते थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। उसके माता पिता अपनी बेटी के इस तरह नीचे शादी करने की बात सहन नहीं कर सकते थे। वे क्या बात कर रहे हैं? वह महिला बहुत खुश लग रही है। मुझे लगता है कि उसे चेतन पसंद आ गया है। वह बहुत सुंदर दिखता है और महिलाओं का ध्यान आकर्षित करता है। आरुष के स्वर में थोड़ी जलन थी। उसने अंदर की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए अपना कान कांच के दरवाजे से सटाने की कोशिश की, लेकिन चेतन द्वारा पकड़े जाने के डर से वह ज्यादा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। प्रीति ने भी सुनने की कोशिश की। उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया कि चेतन युआन बाओशुआन से उसके सामान्य फुर्सत के कामों के बारे में पूछ रहा था। उसने फुसफुसाया, वे व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाली बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं साथ जाने का इंतजाम किया है। आरुष के दिल में बेचैनी की एक लहर उठी। चेतन ने मुझे कभी बाहर नहीं ले गया, लेकिन अब वह इस महिला को बाहर ले जाना चाहता है। जल्दी मत करो, चलो थोड़ा और सुनते हैं। शायद वह व्यापार पाने की कोशिश कर रहा हो। उसे अपनी कंपनी चलाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत है। उसके लिए यह वास्तव में आसान नहीं है। उसके पास पैसों की इतनी कमी है, फिर भी उसने मुझसे मदद नहीं मांगी। हालांकि वह जानता है कि मेरा दूसरा भाई शक्ति कॉर्प का सीईओ है। उसे थोड़ा सा कर्ज या बस कर्ज लेने में मदद करना भी उसे अमीर बना सकता था। प्रीति पूरी तरह से असहमत थी। वह मूर्ख नहीं है। उसे पता था कि आकाश उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसने तुमसे नहीं पूछा। आकाश जैसा क्रूरता से कंजूस व्यक्ति आरुष के कहने पर भी चेतन की मदद नहीं करेगा। वह शायद आरुष को डांटेगा और उससे चेतन के साथ संबंध तोड़ने के लिए कहेगा। ये सच है। दूसरा भाई बहुत ही ठंडा दिल का है। जब मैं उससे मदद मांगती हूँ तो मुझे भी बदले में उसके लिए कुछ करना पड़ता है। दोनों ने काफी देर तक दरवाजे पर कान लगाया, लेकिन जैसे जैसे वे सुनते गए, पता चला कि चेतन केवल युआन बाओशुआन के साथ खाने पीने और मनोरंजन के बारे में बात कर रहा था।
उन्होंने कर्ज के व्यापार को बिल्कुल भी नहीं छुआ। प्रीति और आरुष ने असमंजस में एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? आरुष ने सिर हिलाया। वास्तव में यह अजीब है। चेतन फुर्सत और आनंद लेने वाला व्यक्ति नहीं है। वह लगातार इन विषयों को क्यों उठा रहा है? क्या वह युआन बाओशुआन से पैसे उधार मांगने में बहुत डर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे कभी शर्मीला नहीं सोचा। जो शर्मीला होता है वह बार बार तुमसे पैसे उधार लेने नहीं आता। इस विषय पर टिके रहने का उसका कोई कारण जरूर होगा। चलो थोड़ा और सुनते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति ने चेतन को कैसीनो में जुआ खेलने का जिक्र करते सुना। वह चौंक गई और सोचने लगी कि शायद यह असली फुर्सत का काम है जिसे वह इन सब घुमावदार बातों के बाद उठा रहा था। निश्चित रूप से उसके बाद की बातचीत पूरी तरह से जुए के बारे में थी। ये स्पष्ट था कि अंदर बैठा युआन बाओशुआन पहले भी कैसीनो जा चुका था और उसे इस विषय में खास दिलचस्पी थी। प्रीति और आरुष दोनों कभी कैसीनो नहीं गए थे। वे कुछ शब्दावली का उपयोग कर रहे थे जिससे वे अनभिज्ञ थे। लेकिन आरुष मूर्ख नहीं थी, उसे अब तक समझ आ चुका था। उसकी आंखों में भय का भाव भर गया। उसने दबी आवाज में पूछा, प्रीति, क्या चेतन जुआ खेलने के लिए लोगों को भर्ती कर रहा है? क्या वह पागल हो गया है? प्रीति भी उतनी ही हैरान थी और धीमी आवाज में जवाब दिया, ऐसा लगता है। उसकी तथाकथित वित्तीय कंपनी, यह शायद सिर्फ एक दिखावा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने चेतन के मोबाइल फोन को हैक किया तो उसे जो भी चैट दिखी वह इस बारे में थी कि उनका व्यवसाय कितना लाभदायक था और इसमें किसी पूंजी निवेश की जरूरत नहीं थी, बस ज्यादा लोगों की भर्ती करनी थी। उसने शुरू में सोचा था कि चेतन किसी पिरामिड योजना में शामिल हो रहा है, लेकिन पता चला कि यह पिरामिड योजना नहीं बल्कि जुआ था। दोनों बेचैन महसूस करने लगे और दरवाजे पर चिंतित होकर कान लगाते रहे। वे इतने ध्यान केंद्रित थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे कुछ लोग थे। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचे, उन्होंने प्रीति को देखा। भले ही उन्होंने केवल उसकी पीठ देखी, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। जहां तक उसके बगल में अव्यवस्थित महिला की बात है, उन्हें यह पहचानने में काफी समय लगा कि वह उनकी चचेरी बहन आरुष है। उसने उनकी टोपी अपने सिर पर भी पहन रखी थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा कांच के दरवाजे से दबाया, वह लगभग गिर गई, लेकिन वह इस बात से बेखबर होकर बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनकी टोपी स्पष्ट रूप से प्रीति ने आरुष को दी थी। वह वास्तव में उनकी चीजों को कुछ खास नहीं समझती थी। वह प्रीति के पीछे खड़े हुए कांच के दरवाजे से अंदर की स्थिति पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, तुम क्या देख रही हो? प्रीति चौंक गई। वह पलटी और आकाश को देखा। उसने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रखा। आवाज धीमी करो। आरुष भी चौंक गई, लेकिन यह आकाश को देखकर उसे राहत मिली। आखिरकार दूसरा भाई उनका ही था। अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक चेतन के लोगों द्वारा वे पकड़े नहीं जाते, सब ठीक हो जाएगा। जयंत आकाश के पीछे खड़ा था, लेकिन वह उत्सुक था जब उसने प्रीति और आरुष को दरवाजे पर इतनी ध्यान से सुनते देखा, और इसलिए वह कांच के दरवाजे पर जाकर अंदर झांकने लगा। आरुष इतनी डर गई कि उसकी आत्मा लगभग शरीर छोड़ गई। उसने जल्दी से जयंत की कलाई पकड़ी और पकड़े जाने से बचने के लिए उसे जोर से एक तरफ खींच लिया। जयंत उसके खींचने के कारण थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसने फिर भी अच्छे स्वभाव से मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। आरुष, तुम। डर के मारे आरुष ने जल्दी से अपना हाथ उसके मुंह पर रखा। चुप रहो, मेरा नाम मत पुकारो। जयंत हैरान था, तो उसने वास्तव में उसे अजनबी नहीं समझा। ये समझ में आता है कि प्रीति ने आकाश का मुंह ढका, क्योंकि वे अतीत में शादीशुदा रहे हैं। इसलिए उसका प्रतिवर्ती क्रिया में उसका मुंह ढकना अनुचित नहीं था। लेकिन वह और आरुष बिल्कुल परिचित नहीं थे। यह उनकी आज केवल तीसरी मुलाकात थी। उसका तुरंत उसका मुंह ढकना थोड़ा ज्यादा अंतरंग नहीं लग रहा था। आरुष को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। धीमी आवाज में फुसफुसाया, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। ये जल्दबाजी का क्षण था। प्रीति ने पहले ही आकाश को छोड़ दिया था। उसने उससे धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आकाश ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। यह इमारत जयंत के परिवार की है। वर्तमान में ये जयंत के नाम पर है। मैं उससे किसी बात पर बात करने आया था। प्रीति हक्की बक्की रह गई। ये वास्तव में जयंत की संपत्ति थी। इस अकेली इमारत का मूल्य ही लगभग 10 अरब था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुप्ता, प्रीति के मामा, ने कल रात कहा था कि आरुष जयंत का नाम जानने के बाद उसे वहन नहीं कर पाएगी। वह वास्तव में एक धनी परिवार का वंशज था। आरुष भी स्तब्ध थी। यह इतना अप्रत्याशित था कि चेतन का किराए का दफ्तर वास्तव में जयंत परिवार का हो सकता है। उसने जयंत की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे अपनी ओर देखते हुए जयंत ने मुस्कुराया। सौम्य दिख रहा था। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा दफ्तर ऊपर है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? आरुष को उससे कुछ पूछना था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया। जरूर, चलो ऊपर चलते हैं और चाय पीते हैं। ये जानते हुए कि वह चेतन द्वारा पकड़े जाने के डर से यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, प्रीति ने सिर हिलाकर साथ दिया। धन्यवाद। अगर वह जा रही थी तो आकाश स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे गए। हालांकि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले उन्होंने संक्षिप्त रूप से अपने सहायक की ओर देखा। उसे संकेत दिया कि वह उस कंपनी की जांच करे जिस पर प्रीति और आरुष कान लगा रहे थे। सहायक ने धीरे से सिर हिलाया और उनके पीछे लिफ्ट में नहीं गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, वह युग फाइनेंस की जांच करने चला गया। जयंत का दफ्तर पूरी दफ्तर की इमारत के शीर्ष पर था। तुलनात्मक रूप से उसका दफ्तर चेतन के साफ और साधारण दफ्तर के आगे शानदार और आलीशान लगा।
दीवार के सहारे एक यूरोपीय शैली की किताबों की अलमारी थी जो विभिन्न किताबों से भरी थी, उनमें से कई विदेशी भाषाओं में थीं। कई किताबों में पलटे जाने के निशान थे जो ये दर्शाता था कि मालिक ने उन्हें केवल सजावट के लिए नहीं रखा था, बल्कि गंभीरता से पढ़ने और अध्ययन के लिए भी रखा था। फर्श पर एक नर्म, मोटी ऊन की कालीन थी जिस पर चलने पर कोई आवाज नहीं आती थी, बहुत आरामदायक। साफ और चमकदार फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां, एक बड़ी और भव्य दफ्तर की मेज, एक हल्का भूरा चमड़े का सोफा, एक ठोस संगमरमर की चाय की मेज, यहाँ की हर चीज मालिक के धन और शक्ति को प्रकट करती थी। जैसे ही कुछ लोग सोफे पर बैठे, जयंत का सहायक उनके लिए चाय बनाने आया। उसका सहायक एक बहुत ही सक्षम लड़की थी जो एक काले पेशेवर पोशाक और ऊंची एड़ी में लिपटी थी। चाय बनाने की उसकी हरकतें पेशेवर और केंद्रित थीं। मेहमानों के यहाँ होने के कारण उसने चारों ओर नहीं देखा, उसने अपना सिर थोड़ा नीचे रखा जब तक कि चाय तैयार नहीं हुई, फिर वह चली गई। यहाँ तक कि उसका सहायक भी चेतन के कर्मचारियों की तुलना में बहुत उच्च योग्यता का था। प्रीति और आरुष इतनी देर तक बाहर कान लगा रही थी, फिर भी चेतन के कर्मचारियों ने उन्हें नहीं पकड़ा, जो उनकी पूर्ण क्षमता को दर्शाता है। चाय की खुशबू हवा में फैल गई। केवल इसे सूंघने से आप बता सकते थे कि जयंत ने बेहतरीन चाय निकाली थी। हालांकि प्रीति और आरुष दोनों कुछ हद तक अन्यमनस्क थीं और उन्होंने चाय का ठीक से स्वाद नहीं लिया। आकाश आमतौर पर शांत और उदासीन थे। इस क्षण जयंत ही थे जो अकेले ही माहौल को गर्म कर रहे थे। हर बार जब प्रीति को लगता था कि बातचीत मर रही है, तो वह हमेशा नए विषयों के बारे में सोचने में सक्षम होते थे, उनके साथ बातचीत जारी रखते थे। उनके सामाजिक कौशल बहुत ही असाधारण थे। कुछ बेकार की बातों के बाद आरुष अंततः पूछने से खुद को नहीं रोक पाई, जयंत, तुम्हारा परिवार जुआ उद्योग में है, तुम जुए और अन्य प्रकार की मनोरंजन गतिविधियों से बहुत परिचित होंगे, है ना? प्रीति चौंक गई। जयंत के परिवार के पास कैसीनो थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आरुष चाय पीना चाहती थी। वह चेतन के लिए यहाँ थी। पिछली एकाग्रता की कमी एक झटके में चली गई, उसने उनकी बातचीत को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। जयंत बहुत ही विनम्र थे, बस थोड़ा बहुत। मैंने कुछ सालों तक अपने पिता के साथ सागर द्वीप पर कैसीनो का प्रबंधन किया था और विभिन्न प्रकार की मनोरंजन गतिविधियों को जानने को मिला। क्या बात है, क्या तुम खेलने के बारे में सोच रही हो? आरुष ने अपने सामने बैठे आकाश की ओर अपराधी महसूस करते हुए देखा, जल्दी से कहा, मैं बस थोड़ी उत्सुक थी। ऐसा लगता है कि जब लोग जुआ खेलते हैं तो उन्हें लत लग जाती है और वे अपनी पूरी दौलत गंवा सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैंने कोशिश की तो क्या मुझ जैसी कोई भी उस जाल में फंस जाएगी। तुम नहीं फंसोगी। सागर द्वीप हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। उनमें से बहुत से विशेष रूप से द्वीप पर कानूनी कैसीनो के लिए खींचे जाते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश सिर्फ अनुभव के लिए वहां होते हैं। तुम जैसी कई युवा लड़कियां जाएंगी, बस मजाक के लिए कुछ हाथ खेलेंगी, फिर चली जाएंगी। जयंत को इस तरह के सवालों से बार बार निपटना पड़ता होगा क्योंकि उसका जवाब खाने या पीने के नियमित कृत्यों जितना ही आसानी से आया। बेशक ऐसे अनुभवी जुआरी भी हैं जो दिवालिया हो जाएंगे, जुआ खेलने के लिए हर जगह से पैसे उधार लेंगे। हालांकि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने किसी भी दोस्त को इस तरह से अत्यधिक आसक्त नहीं होने दूंगा। इसके अलावा द्वीप पर सभी कैसीनो अब बहुत वैध हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे हार जाता है तो लोग होंगे जो जारी रखने के खिलाफ सलाह देंगे। उसके शब्दों को सुनकर प्रीति को एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। पहले जयंत ने उसे जो कार बेची थी उसके कारण उसने उसे एक अच्छा व्यक्ति माना था। हालांकि अब उसे लगा कि वह उतना हानिरहित और सज्जन नहीं है जितना वह लगता था। सागर द्वीप देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां जुआ कानूनी है और द्वीप पर कैसीनो सभी सरकार नियंत्रित हैं। प्रीति ने इस मामले पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यह भी उसे याद आया कि सागर द्वीप पर सबसे बड़े कैसीनो के मालिक का उपनाम जयंत जैसा ही लगता था, वही व्यक्ति जिसने पहले भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पूरे 500 मिलियन का दान दिया था। शायद उसके धर्मार्थ कार्य के कारण कई मुख्य भूमि के पर्यटक जब सागर द्वीप जाते थे तो जयंत परिवार के कैसीनो में जुआ खेलना पसंद करते थे। क्या जुआ नहीं है आखिरकार? अगर वे किसी धर्मार्थ बॉस के स्वामित्व वाले कैसीनो में पैसे हार जाते हैं तो वे खुद को सांत्वना दे सकते हैं कि उन्होंने केवल आपदा क्षेत्र में दान दिया है। क्या चेतन जयंत परिवार के लिए काम कर रहा हो सकता है? फिर भी जब उसने कल रात जयंत को देखा तो ये स्पष्ट था कि वह उसे नहीं पहचानता था। शायद चेतन का पद बहुत कम है और उसके पास जयंत परिवार के युवा स्वामी से मिलने की योग्यता नहीं है। आरुष ने प्रीति के साथ वही सोचा। उसका मानना था कि चेतन जयंत परिवार के लिए काम कर रहा हो सकता है, ग्राहकों को कमीशन के लिए जुआ खेलने के लिए लुभा रहा होगा। हालांकि उसने अभी तक ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित नहीं किया था, इसलिए उसे जयंत के स्तर के लोगों तक पहुंच नहीं थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाई इससे पहले कि उसने वह पूछा जो वह सबसे ज्यादा जानना चाहती थी, क्या आप ग्राहकों को द्वीप पर जुआ खेलने के लिए आकर्षित करने के लिए लोगों को किराए पर लेते हैं? मेरा मतलब है, क्या आप लोगों को उनके दोस्त होने का नाटक करके जुआ खेलने के लिए धोखा देंगे? जयंत हंसे। जिस तरह के व्यक्ति की तुम बात कर रही हो उसे बेटफिचा कहा जाता है, अनिवार्य रूप से एक दलाल। वे मौजूद हैं। कई बड़े दांव लगाने वाले इन बेटफिचा द्वारा सावधानी से संभाले जाते हैं जिससे उनके लिए उच्च कमीशन कमाना आसान हो जाता है। हालांकि धोखे जैसी कोई चीज नहीं है, हर कोई स्वेच्छा से वहां होता है। इन शब्दों से आरुष का दिल बैठ गया। क्या चेतन वास्तव में एक कैसीनो बिचौलिया बन गया होगा?
भले ही सागर द्वीप पर जुआ उद्योग कानूनी है, फिर भी उसे यह एक उचित करियर नहीं लगा और वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि चेतन इसमें पड़े। उसके दिल में चेतन सबसे दयालु और सबसे उज्ज्वल व्यक्ति था। उसे लोगों को जुआ खेलने के लिए लुभाने वाले एक छायादार व्यक्ति में नहीं बदलना चाहिए था। हमेशा चुप रहने वाले आकाश ने अचानक पूछा, आरुष, क्या तुम्हारा ऑक्शन हाउस तुम्हारे खेलने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हें जुआ भी खेलना पड़ रहा है? आरुष ने उसका कठोर लहजा सुना और जल्दी से सिर हिलाया, नहीं नहीं, ये बस जिज्ञासा से बाहर है। मैं बस पूछ रही हूँ। बिल्कुल कोई अन्य इरादा नहीं है। तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुम प्रीति को कैसीनो ले जाने की योजना बना रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आकाश, सच कहूँ तो आरुष के प्रीति को जुआ खेलने ले जाने के बारे में चिंतित नहीं थे। जयंत के वहां होने पर अगर वे जाते तो उन्हें तुरंत पता चल जाता। उन्होंने लापरवाही से टिप्पणी की, मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं। तुम पहले किसी और के दफ्तर के बाहर क्यों दुबक रही थी? आरुष हकलाया, मैं। उसने प्रीति की ओर याचना भरी दृष्टि डाली। प्रीति के पास कोई और विकल्प नहीं था। हम बस एक दोस्त से मिल रहे हैं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से आकाश को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चूंकि प्रीति ने विनती की, उसने आगे पूछने से परहेज किया। ये दुर्लभ था कि वह उसके बगल में शांत होकर बैठा बात कर रहा था और उसे यह अच्छा लग रहा था। इसलिए आज आरुष ने कितनी भी मूर्खता की, उसने बर्दाश्त किया। वह उसे बाद में सबक सिखा सकता था। ये देखकर कि आकाश ने कोई और जांच नहीं की, आरुष ने चैन की सांस ली। उसने कुछ शांत करने वाले स्वर में आकाश से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम आज कॉर्पोरेशन नहीं गए? क्या अब तुम्हारा काम व्यस्त नहीं है? क्या तुम्हारे प्रबंधन में कॉर्पोरेशन असाधारण रूप से अच्छा विकसित हो रहा है? कॉर्पोरेशन व्यस्त है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अप्रत्याशित मुद्दों का पहले ध्यान रखना होगा। आरुष बहुत भ्रमित थी। कौन सा अप्रत्याशित मुद्दा? कुछ अवैध वित्तीय ऋण देने वाली कंपनियां हैं, उन्हें किसी का समर्थन है जो इन वित्तीय फर्मों को उधार देने के लिए भारी धन मुहैया करा रहे हैं। फर्म इस पैसे का उपयोग जुआरियों को उधार देने के लिए करती हैं, उन्हें जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उनसे उच्च ब्याज वसूलती हैं, साथ ही एक मोटा कमीशन भी लेती हैं। आरुष का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसे क्यों लग रहा था कि आकाश चेतन के बारे में बात कर रहा है? उसने सोचा था कि चेतन जयंत के परिवार के लिए काम करता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है। वरना वह एक दिखावे के तौर पर एक वित्तीय फर्म क्यों खोलता? नहीं, उसकी वित्तीय फर्म दिखावा नहीं थी। यह अत्यधिक संभावना थी कि वह पहले लोगों को जुआ खेलने के लिए फुसलाता और जब वे अपना सारा पैसा हार जाते तो वह इस कंपनी के माध्यम से उन्हें उधार देता। इस तरह वह 2 बार मुनाफा कमा सकता था। उसने संकट में प्रीति की ओर देखा, उसकी आंखों से चिंता झलक रही थी। जबकि जयंत के परिवार का जुआखाना कानूनी तौर पर चलता है, अगर चेतन अवैध अंडरग्राउंड जुआघरों से जुड़ जाता है तो सब खत्म हो जाएगा। प्रीति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे सूक्ष्म तरीके से शांत किया, फिर आकाश की ओर मुड़कर पूछा, वर्मा परिवार के नाम पर अंडरग्राउंड जुआघर खोलने की हिम्मत किसने की? क्या तुमने कुछ पता लगाया है? अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है, लेकिन जयंत ने बताया कि इस ऑफिस बिल्डिंग में 2 नई खुली वित्तीय ऋण देने वाली फर्म हैं जो मेरे विवरण से मेल खाती हैं, उनमें से एक 14वीं मंजिल पर है। आकाश ने पीली पड़ी आरुष को देखा और महसूस किया कि वह वित्तीय कंपनी जिसे वह प्रीति के साथ कांच के दरवाजे से देख रही थी, 100% संदिग्ध थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका सहायक अंदर आया। योगेश उसके पास आया, झुककर बहुत धीमी आवाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाया और जल्दी से बाहर निकल गया। आकाश के चेहरे का भाव ठंडा पड़ गया। उसने आरुष को स्वेच्छा से कबूल करने का अवसर देने की तैयारी की। उसकी आवाज सख्त थी, अगर मुझे पता चला कि कोई वर्मा परिवार के नाम पर अवैध अंडरग्राउंड जुआघर चला रहा है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसकी ठीक से अंत्येष्टि न हो। आरुष, तुम अभी 14वीं मंजिल पर थी। क्या तुमने कुछ असामान्य देखा? आरुष डर के मारे सदमे में थी। जब आकाश ने उसका नाम पुकारा तो वह उछल पड़ी, नहीं, कुछ भी असामान्य नहीं था। क्या तुम निश्चित हो? मैं निश्चित हूं। आरुष ने अपने डर के खिलाफ लड़ते हुए चेतन को बचाने की पूरी कोशिश की। वह आकाश को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वह अपने दिवंगत बड़े भाई जैसा नहीं है। आकाश वास्तव में निर्दयी है, पूरी तरह से बेरहम। अगर चेतन उसके हाथों में पड़ गया तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। उसे चेतन को चेतावनी देनी होगी, उसे रुकने दो। वह जल्दी से खड़ी हुई, प्रीति को खींचकर बाहर जाने लगी। छोटे भाई, मुझे अभी नीलामी घर में कुछ याद आया। मुझे अब जाना होगा। आकाश ने देखा कि प्रीति को घसीटा जा रहा है। उसका चेहरा तुरंत ही बहुत अप्रिय हो गया। उसने प्रीति से बात खत्म नहीं की थी। आरुष, उस नासमझ ने न केवल अपने मुद्दों को नजरअंदाज किया, बल्कि प्रीति को भी खींच कर ले गई। शुरू से अंत तक केवल जयंत मजबूती से बैठा रहा, उसका भाव कभी नहीं बदला और एक रोबोट की तरह शांत संयम बनाए रखा। उसने अपनी पसंदीदा बिल्वों चुन चाय की घूंट ली, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। फिर उसने लापरवाही से पूछा, क्या तुम्हारे सहायक को कुछ पता चला है? तुम इतने भयानक दिख रहे थे कि तुमने अपनी बहन को डरा दिया। उसका चेहरा कागज जैसा पीला है। क्या तुम थोड़ा सौम्य नहीं हो सकते? आकाश ने उसे ठंडी नजर से घूर कर देखा। सौम्य? क्या मुझमें ऐसा गुण है? जयंत को प्रीति के प्रति उसके ठंडे रवैये की याद आई और उसने लाचारी से सिर हिलाया। क्या तुम बस सौम्य होने का नाटक नहीं कर सकते? अगर तुम सभी लड़कियों को डरा दोगे तो तुम्हें कौन डेट करेगा?
यहाँ तक कि मिस प्रीति ने भी तुम्हें तलाक दे दिया, तुम उसे दोष नहीं दे सकते। तुम काफी अच्छा नाटक करते हो, लेकिन मुझे कोई तुम्हें डेट करते हुए नहीं दिखता। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो? तुम व्यक्तिगत क्यों हो जाते हो? मेरे परिवार ने पहले ही मेरे लिए एक तयशुदा शादी तय कर दी है। मेरी अगले साल शादी हो रही है। अगर मैंने किसी और को डेट करने की हिम्मत की तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। तुम्हारी शादी का साथी है। जयंत ने आह भरी। भाई, तुम सच में मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें इतनी बार यह महत्वपूर्ण बात बताई है, फिर भी तुम्हें याद नहीं। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? तुम बहुत बकवास करते हो, मैंने इसे स्वतः ही छान लिया। आकाश ने उदासीनता से और बिना किसी अपराध बोध के पूछा, तुम्हारा शादी का साथी कौन है? और कौन हो सकता है? मीरा। मीरा परिवार की महिला वारिस, उनके पास सागर द्वीप पर दूसरा सबसे प्रभावशाली जुआखाना है। मेरे पिताजी की महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं, उन्होंने मेरी बहन की शादी भी तय की है। मैं और मेरी बहन दोनों उनके उपकरण हैं। क्या तुम बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लोगे? तयशुदा शादी से गुजरने को तैयार हो? क्यों नहीं? क्या शादी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है? मैं मिस मीरा से मिला हूं, वह अच्छी दिखती है। हालांकि उसका व्यक्तित्व थोड़ा दबंग है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं घुलने मिलने का नाटक करने में अच्छा हूं। जयंत ने तयशुदा शादी को गंभीरता से नहीं लिया, उसने यहां तक मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट आकाश, तुमने भी अपने परिवार की व्यवस्था के अनुसार शादी की थी, है ना? तुमने 2 बार उनका पालन किया, अगर तुम मान सकते हो तो मैं भी मान सकता हूं, है ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैंने अपने परिवार की नहीं सुनी। दोनों बार, यह मेरी अपनी पसंद थी। जयंत हैरान था, क्या? सच में? लेकिन जहां तक मुझे पता है, जब तुमने मिस प्रीति से शादी की, तो क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें उनका जीवन बचाने के लिए एहसान चुकाने के लिए उनसे शादी करने के लिए नहीं कहा था? क्या मैं गलत हूं? आकाश की आवाज उदासीन थी, यह मेरी अपनी पसंद थी। प्रीति के साथ उसकी शादी में दादी की व्यवस्था शामिल थी, लेकिन अंततः यह इसलिए था क्योंकि उसे प्रीति से कोई दिक्कत नहीं थी। वह अक्सर किसी को भी अपने घर में रहने देने के लिए अनिच्छुक रहता था, फिर भी उसने स्वाभाविक रूप से उसे अपने साथ रहने के लिए स्वीकार कर लिया। इससे साबित होता है कि इससे पहले कि उसे एहसास हो, वह पहले ही उसके साथ अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। किसी और के साथ वह शादी नहीं करता। भले ही दादी उसे मजबूर करती, वह समर्पण नहीं करता। उसका विद्रोही स्वभाव इसकी अनुमति नहीं देता। जहां तक आस्था के साथ शादी की बात है, वह इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह अपने बड़े भाई का कर्जदार है और उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। जयंत भ्रमित था। चूंकि तुम मिस प्रीति से शादी करने को तैयार थे और तुम उनकी परवाह करते दिखते हो, तो तुमने उन्हें तलाक क्यों दिया? तुम यह नहीं कह सकते कि तुम आस्था को पसंद करते हो। मैं जानता हूं कि तुम आस्था से प्यार नहीं करते। आकाश ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और बस उदासीनता से जवाब दिया, मैंने गलती की थी। जयंत ने आगे नहीं पूछा, लेकिन वह बस हंसा। क्या तुम अब मिस प्रीति को वापस जीतने की योजना बना रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम में दिलचस्पी नहीं रखती है। क्या तुमने उसे नाराज कर दिया और अब तुम उसे वापस नहीं जीत सकते? तुम सच में बहुत बोलते हो। मैं लोगों को दिलासा देने में अच्छा हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? कोई जरूरत नहीं। जिद्दी मत बनो, प्रेसिडेंट आकाश। तुम्हारे पास लड़कियों को दिलासा देने का कोई अनुभव नहीं है। तुम्हें मेरी सलाह सुननी चाहिए। तुम्हारे पास अनुभव है। क्या तुमने कभी डेट किया है? मेरी एक बहन है, मेरे पास उसे दिलासा देने का बहुत अनुभव है। ऑफिस बिल्डिंग के नीचे आरुष प्रीति की कार में बैठी थी, चिंतित थी। प्रीति, चेतन की कार जा चुकी है। उसने मिस योग को जुआ खेलने के लिए नहीं ले गया होगा, है ना? प्रीति भी कुछ गंभीर लग रही थी। ये संभव है। मैं कितनी मूर्ख हूं। मैंने सोचा चेतन जयंत के परिवार के लिए काम कर रहा था, लेकिन सागर द्वीप हमसे इतनी दूर है, वह किसी भी समय ग्राहकों को वहां कैसे ले जा सकता है? मुझे पहले सोचना चाहिए था, ये कहीं आसपास ही होगा, तभी उसके लिए लोगों को लाना सुविधाजनक होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसे लोगों को ठगने नहीं दे सकते। घबराओ मत, पहले उसे एक फोन करो ताकि उसे याद दिलाया जा सके, ताकि वह कोई गलती न करे। आरुष ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर चेतन को फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने पीले चेहरे के साथ कहा, वह मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि वह जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा है, या यदि वह पहले ही जुआघर में प्रवेश कर चुका है और जवाब देना असुविधाजनक है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने उसे तुरंत पैसा कमाने के इस तरीके को छोड़ने का आग्रह करते हुए कुछ वीचैट संदेश भेजे। दुर्भाग्य से भेजे गए संदेश समुद्र में पत्थर फेंकने जैसे थे। उसे इतनी चिंतित देखकर कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। प्रीति ने सुझाव दिया, चूंकि वह निश्चित रूप से लोगों को कहीं आसपास ले जा रहा है, तो हम क्यों न गाड़ी चलाकर लक्ष्य की तलाश करें? हम कैसे खोजेंगे? हम उसे शायद न खोज पाएं, लेकिन हम निश्चित रूप से उसकी कार ढूंढ सकते हैं, है ना? लेकिन क्या तुम्हें दोपहर में चिकित्सा क्लिनिक में वापस काम पर नहीं जाना है? कोई बात नहीं, मेरी दादी क्लिनिक में है। अगर मैं दोपहर में नहीं जा सकती तो मैं उन्हें बता सकती हूँ। प्रीति ने बात खत्म करने के बाद अपनी दादी को फोन किया और उन्हें बस बताया कि वह व्यस्त रहेगी और दोपहर में चिकित्सा क्लिनिक वापस नहीं आएगी। डॉक्टर शकुंतला ने हमेशा उसे बहुत स्वतंत्रता दी थी और शायद ही कभी प्रीति के कर्तव्यों में हस्तक्षेप किया हो, इसलिए वह सहमत हो गईं और मरीजों को देखने के लिए अपने काम पर वापस चली गईं। प्रीति ने कार स्टार्ट की और दोनों शहर भर के मनोरंजन स्थलों के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया।
शाम तक उन्होंने एक शानदार मनोरंजन शहर जिसे शाही सपना कहा जाता था के बाहर चेतन की कार को देखा। आरुष हार मानने वाली थी जब उसने उसकी कार देखी। उसकी आत्मा तुरंत ऊपर उठ गई और वह जल्दी से प्रीति के साथ कार से बाहर निकली। मुझे लगा था कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। शुक्र है, दृढ़ता का फल मिलता है, हमने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। प्रीति ने कार को लॉक किया और आरुष के साथ मनोरंजन शहर के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए, ये जगह थोड़ी दूर है। हमने शुरू में सोचा था कि वे निश्चित रूप से हलचल भरे शहर में होंगे, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते थे कि वे ऐसी शांत जगह चुनेंगे। इस क्षेत्र में भूमि का विकास पिछले 2 वर्षों में ही हुआ था, इसलिए यह बहुत सस्ता था और वातावरण बहुत सुरुचिपूर्ण और शांत था। यह एक गोल्फ कोर्स के पास भी था और पूरे क्षेत्र में एक शानदार माहौल था। मनोरंजन शहर में 6 मंजिलें थीं। प्रीति और आरुष के प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि इसकी गोपनीयता बहुत मजबूत थी। एक परिचय के बिना कोई केवल पहली या दूसरी मंजिल पर खेल सकता था, जबकि अन्य मंजिलें आम जनता के लिए खुली नहीं थीं। लेकिन पहली और दूसरी मंजिल पर बहुत कम लोग थे। ये स्पष्ट था कि यहाँ खेलने आने वाले सभी लोगों को किसी और ने पेश किया था और वे तीसरी मंजिल या उससे ऊपर चले गए थे। अन्यथा बाहर इतनी सारी कारें खड़ी होने के बावजूद मनोरंजन शहर में केवल ये कुछ लोग ही नहीं हो सकते थे। शायद मनोरंजन शहर की कई गतिविधियां अवैध थीं, इसलिए उन्होंने ग्राहकों को प्रतिबंधित करने और जोखिम से बचने के लिए इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। प्रीति अंदर जाने का तरीका सोच रही थी कि पहली मंजिल पर लिफ्ट अचानक खुली और चेतन मिस युग को बाहर निकालते हुए आया। उसके बाद उसका अच्छा दोस्त और ड्राइवर चंद्र था। चेतन हमेशा की तरह सौम्य और विचारशील था, न केवल उसका बैग ले जाने में मदद कर रहा था, उसने बाहर निकलने से ठीक पहले युगबाओश्वन को उसका कोट पहनने में भी मदद की। युगबाओश्वन ने उसकी चौकसता की सराहना की, अक्सर हंसती और पूरी खुशी के साथ उससे बात करती। उसने भी युगबाओश्वन को हंसी के साथ जवाब दिया। दोनों दोपहर के भोजन की तुलना में अधिक अंतरंग लग रहे थे, मनोरंजन शहर में अपने समय का आनंद लेते हुए प्रतीत हो रहे थे। वह युगबाओश्वन से बात करने में इतना तल्लीन था कि उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी आरुष को भी नहीं देखा। इसके बजाय ये चंद्र था जिसने उसे पहले देखा। हालांकि किसी अज्ञात कारण से चंद्र ने चेतन को सतर्क नहीं किया। आरुष बार बार खुद को रोक रही थी, मौके पर ही फूट फूट कर रोने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह पूरे दोपहर उसे खोज रही थी, उसके बारे में चिंतित थी, छोटे भाई के साथ उसके लिए कवर कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ मजे कर रहा था और दूसरी महिलाओं को खुश कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका चेहरा कस गया और कुछ ही कदमों में चेतन के पास पहुंची। चेतन चेतन अचंभित था, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। आरुष, तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ मजे करने आए हो? आरुष के अंदर दबा हुआ गुस्सा लगभग फट पड़ा था। वह चेतन से यह पूछना चाहती थी कि उसने उसके फोन क्यों नहीं उठाए, लेकिन प्रीति ने उसे पीछे से खींचा। फिर उसने प्रीति को कुछ हैरान स्वर में कहते सुना, प्रेसिडेंट चेतन, तुम भी यहाँ हो? एक दिन में 2 बार मिलना, क्या संयोग है? चेतन ने पूरी दोपहर युगबाओश्वन के साथ बिताई थी, उसे जुआघर में और अधिक पैसा जुआ खेलने के लिए हर चाल चली थी और उसने अपना फोन जांचना पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। हालांकि उसने सहज रूप से महसूस किया कि आरुष और प्रीति से यहाँ मिलना अजीब था। लेकिन युगबाओश्वन के सामने उसने कुछ भी न जानने का नाटक किया। उसने एक गर्म मुस्कान पहनी और एक सौम्य स्वर में बोला, वास्तव में ये काफी संयोग है। तुम अभी अभी पहुंची हो, है ना? यहाँ तीसरी मंजिल से ऊपर जाने के लिए तुम्हें एक नियमित के सिफारिश की जरूरत होती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिफारिश करूं? अगर वे भी जुआ खेलते हैं तो कमीशन भी उसके खाते में जमा हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, हम बस निकलने ही वाले थे। प्रीति ने कसकर आरुष का हाथ पकड़ा, उसे कुछ भी जल्दबाजी करने से रोकते हुए, और उसने जिज्ञासा का नाटक किया, मिस युग सुंदर और दीप्तिमान दिखती हैं, आपने अंदर काफी अच्छा किया होगा, है ना? क्या आपने कोई पैसा जीता? युगबाओश्वन उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन चेतन के सामने वह बहुत कठोर दिखना नहीं चाहती थी। उसने प्रीति पर मुस्कुराया और लापरवाही से शेखी बघारी, मैं यहाँ मजे के लिए आई थी, कौन पैसे जीतने की परवाह करेगा? मैंने नहीं जीता, वास्तव में मैंने 3 मिलियन से अधिक खो दिए, लेकिन यह मेरे लिए सिर्फ छोटा बदलाव है, मैं इस पर ध्यान नहीं देती। प्रीति चौंक गई और अनजाने में आरुष के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसने सिर्फ एक दोपहर में 3 मिलियन से अधिक खो दिए थे। चेतन निर्दयी था। उसने उसे धीमा करने के लिए कहने की कोशिश भी नहीं की। इस समय आरुष ठीक से यह नहीं बता सकती थी कि वह क्या महसूस कर रही थी, बस इतना कि उसके दिल में कुछ टूट गया था। उसके दिल में जो कभी पूर्ण और शुद्ध शीर्ष छात्र और दिल की धड़कन थी, वह अपनी चमक खोने लगी थी, अपने अज्ञात गहरे पक्ष को प्रकट कर रही थी। वह चेतन को खाली आंखों से घूर रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने उसे युगबाओश्वन का बैग ले जाते देखा तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अतीत में उसने केवल उसके लिए बैग ले गए थे और उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह कभी भी दूसरी महिला के लिए बैग नहीं ले जाएगा, कि यह विशेषाधिकार विशेष रूप से उसके लिए आरक्षित था। पता चला वह उससे हर समय झूठ बोल रहा था। अब वह युगबाओश्वन का बैग ले जा रहा था, उसे कोट पहनने में मदद कर रहा था और अत्यधिक विनम्र हो रहा था। आरुष को चेतन को खाली आंखों से घूरते हुए देखकर युगबाओश्वन बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि चेतन बहुत सुंदर है, हर महिला उसे चाहती थी। इसलिए उसने चेतन की आस्तीन खींची। उसकी आवाज में एक हल्की सी कराहत थी। चेतन, मैं पूरे दोपहर खेल रही हूँ और मैं थोड़ी थक गई हूँ। क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? क्या ये सुविधाजनक होगा?
जरूर, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। चेतन ने जवाब दिया। प्रीति और आरुष को सिर हिलाया, फिर युगबाश्वन को जुआघर से बाहर निकाल दिया। युगबाश्वन जैसी इतनी बड़ी मछली के साथ उसके पास आरुष की तुच्छ भावनाओं की परवाह करने का समय नहीं था, वह बस उसे जाने नहीं दे सकता था। आज उसने 3 मिलियन से अधिक खो दिए, उसका कमीशन अकेले 1 मिलियन होगा। ये पैसा बहुत आसानी से और अनायास ही आया, बेशक उसे युगबाश्वन के साथ चिपकना पड़ा। आरुष अब उसकी पसंद के लिए बहुत गरीब थी। भारी कांच के दरवाजे के माध्यम से आरुष ने देखा कि युगबाश्वन चलते समय थोड़ा लड़खड़ाती हुई लग रही थी और चेतन ने जल्दी से उसे सहारा दिया, आधा अपनी बाहों में ले लिया। फिर उसने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया, उसके सिर की रक्षा की और उसे कार में बिठाया। और वह खुद कार में बैठ गया, उसके बगल में बैठा। जल्द ही उसकी कार चली गई। आरुष अस्थिर रूप से डगमगाए। अगर प्रीति ने जल्दी से उसे स्थिर नहीं किया होता तो वह शायद जमीन पर गिर गई होती। आसपास और लोग थे, इसलिए उसने अपने आंसू रोक लिए जब प्रीति ने उसे जुआघर से बाहर निकलने में मदद की। प्रीति की कार में आने के बाद उसने आंसू बहने दिए। प्रीति, तुम सही थी चेतन। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह सिर्फ मेरे साथ अच्छा नहीं है, वह दूसरी महिलाओं के साथ भी इतना अच्छा है। वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। प्रीति ने आह भरी, उसे आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू देते हुए। ये जल्द ही महसूस करना बेहतर है। ये तुम्हें इसमें और अधिक पढ़ने से रोकेगा, जिससे तुम खुद को बाहर नहीं निकाल सकती। उसने लंबे समय तक आकाश के लिए भावनाओं को पाला था। वह जानती थी कि यह स्वीकार करना कितना मुश्किल और दर्दनाक था कि तुम्हारी भावनाओं का जवाब नहीं दिया जाता। अब जब तुम जानती हो कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम जानती हो कि वह किस तरह का व्यक्ति है, तो ये बहुत देर नहीं हुई है। वास्तव में कम से कम तुम मुझसे बेहतर स्थिति में हो। जब मुझे पता चला कि आकाश मुझे पसंद नहीं करता है, तो मेरी उससे पहले ही शादी हो चुकी थी। मुझे तलाक की उसकी मांग को सहना पड़ा और बाद में तो अपने बच्चे को भी दर्दनाक तरीके से गर्भपात करना पड़ा। तुम्हें इस सब से गुजरना नहीं पड़ेगा, तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। आरुष, आज रोने के बाद फिर से आंसू मत बहाना। तुम्हारे आगे एक उज्जवल भविष्य है, ऐसे आदमी पर आंसू बर्बाद करना लायक नहीं है। चेतन तुम्हारे लायक नहीं है, नहीं वह तुम्हें खुशी दे सकता है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो दे सके। अपने जीवन को एक पेड़ पर मत लटकाओ। आरुष ने अचानक प्रीति को गले लगा लिया, रोते हुए कहा, प्रीति, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि तुमने आकाश से तलाक में कितना दर्द सहा। अब मुझे इस तरह के दर्द का एहसास हुआ। मैंने हमेशा माना था कि चेतन और मैं साथ हो या ना हो, मुझे बहुत दुख नहीं होगा। फिर भी जब मैंने वास्तव में उसे दूसरी महिला के साथ अच्छा होते देखा तो मेरे दिल को बहुत चोट लगी। प्रीति ने सांत्वना में धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ये गुजर जाएगा। देखो, मैं इससे बच गई। तुम भी कर सकती हो। एक बार जब तुम इससे गुजर जाओगी तो एक नया जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वास्तव में उसे नहीं पता था कि दूसरों के लिए तलाक कैसा था, लेकिन अपने तलाक के बाद उसने अपने दर्द को प्रेरणा में बदल दिया। उसने अपने व्यवसाय को जल्दी से विकसित किया, यहाँ तक कि गुप्त रूप से आकाश के खिलाफ साजिश भी रची, उसकी विभिन्न परियोजनाओं को तोड़फोड़ किया। ये बहुत अच्छा लगा। चेतन आकाश के करीब भी नहीं आता। अगर आरुष उससे निपटना चाहती तो यह आसान होगा। इस बिंदु पर आरुष अपनी भावनाओं में खो गई थी। प्रीति के कंधे पर थोड़ी देर तक रोती रही। जब उसने आखिरकार अपनी भावनाओं को बाहर निकाला तो वह उठ बैठी, अपनी आंखें पोंछते हुए, और कहा, चेतन इतना निर्दयी था। जानबूझकर युगबाश्वन को जुआ खेलने के लिए ले गया, उसे 3 मिलियन से अधिक खोने दिया। लेकिन युगबाश्वन अभी भी इतनी खुश क्यों लग रही थी? शायद उसके लिए ये वास्तव में ज्यादा पैसा नहीं है। इसके अलावा उसे शायद पता था कि चेतन उसे जानबूझकर लाया था और उसे जो उसने खो दिया उसका कमीशन मिलेगा। उसने शायद स्वेच्छा से खुद को हारने दिया। आरुष ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। असंभव, क्या वह वास्तव में इतनी भोली हो सकती है? मुझे नहीं पता कि वह भोली है या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि उसके चेतन के लिए भावनाएं हैं। इसलिए वह उसे आसपास रखने के लिए उसे लाभ देने को तैयार है। प्रीति कुछ जटिल लग रही थी। जो चालें चेतन ने युगबाश्वन पर चली, वही उसने तुम पर भी चली। हालांकि तरीके थोड़े अलग थे, परिणाम वही थे। क्या तुमने भी उसे बार बार पैसे उधार नहीं दिए? और तुम अभी भी उसे काफी दयालु मानती हो, अपने पैसे वापस मांगने के बारे में भी नहीं सोचती? आरुष का सिर निराशा में झुक गया। वह पहले वास्तव में अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था, वह उदार था और दूसरों की मदद करना पसंद करता था। शायद जीवन की कठिनाइयों ने उसे बदलने के लिए मजबूर किया। शायद उसे वास्तव में जीवन ने मजबूर किया था, या शायद उसका हमेशा से एक और पक्ष रहा होगा, लेकिन उसने उसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया कि तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। किसी भी तरह से तुम्हें उसके साथ एक स्पष्ट संबंध रखना बंद कर देना चाहिए, और तुम उसे अब और पैसे उधार नहीं दे सकती। क्या तुम समझती हो? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।